जब दुनिया भर में रहस्यमयी ऑल्टर्स आसमान से उतरने लगे, तब हर इंसान उन पर अपनी सबसे कीमती चीज चढ़ा रहा था ताकि उन्हें व्हाइट लाइट रिवॉर्ड मिल सके। लेकिन मैंने बस स्पाइसी स्नैक्स का एक छोटा सा पैकेट ऑल्टर पर फेंक दिया। आसपास खड़े लोग तुरंत मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा मैं कोई गरीब अटेंशन सीकर हूं, लेकिन अगले ही पल पूरा ऑल्टर फट पड़ा और उसमें से सबसे ऊंचे स्तर की लाल रोशनी आसमान तक जा पहुंची। उस रोशनी के बीच से एक मिथिक ग्रेड आइटम बाहर निकला। ऐसा आइटम जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक यूनिक ग्रेड एबिलिटी अवेकन की थी, आई ऑफ ट्रुथ। यह शक्ति मुझे हर ऑल्टर की नर्डिनेट्स और उसकी असली डिमांड दिखा सकती थी। मतलब अगर मैं ऑल्टर को वही दूं जो वो सच में चाहता है, तो मुझे सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कुछ घंटों पहले तक मैं बस एक साधारण कॉर्पोरेट स्लेव था, जिसकी सारी कमाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड निचोड़ चुकी थी। मैंने उसके लिए नया डियोर बैग खरीदा था और वो उसे लेकर किसी अमीर आदमी की चमचमाती मेबाच में बैठकर चली गई। सड़क पर चलते हुए मुझे लग रहा था जैसे आसमान मेरे ऊपर टूटने वाला है, और तभी सच में आसमान गरज उठा। एक भयानक धमाका हुआ और अनगिनत ऑल्टर्स आसमान से बरसने लगे। पल भर में पूरी दुनिया बैंगनी रोशनी में डूब गई। तभी मेरी आंखों में तेज दर्द उठा, और जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मुझे पास के ऑल्टर पर कुछ शब्द दिखाई दिए। ऐसे शब्द जिन्हें सिर्फ मैं पढ़ सकता था। ऑल्टर नंबर 666, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, एंडलेस अबिस। यहां एक विशाल दानव रहता है जिसने हर चीज को निगल लिया है। अनगिनत सालों की बोरियत के बाद अब उसे सिर्फ ऐसा स्वाद चाहिए जो उसकी इंद्रियों को हिला दे। धीरे धीरे ऑल्टर के आसपास भीड़ जमा होने लगी। एक मोटा आदमी आगे बढ़ा और उसने अपनी ब्रेड ऑल्टर पर रख दी। कुछ ही सेकंड बाद ऑल्टर से हल्की सफेद रोशनी निकली और उसके सामने एक चमकता हुआ फ्रूट प्रकट हो गया। वो आदमी तुरंत उसे खा गया और देखते ही देखते उसके शरीर की सारी चर्बी पिघल गई। कुछ सेकंड में वो मस्कुलर बॉडी वाला हैंडसम आदमी बन चुका था। यह देखकर भीड़ पागल हो गई। लोग अपने सबसे कीमती सामान ऑल्टर्स पर फेंकने लगे। कोई पटक फिलिपे वॉच डाल रहा था, कोई सोना, कोई हीरे। सब बिना सोचे समझे अपनी दौलत सैक्रिफाइस कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि इस ऑल्टर के पीछे बैठा मॉन्स्टर सिर्फ अल्टीमेट टेस्ट शॉक चाहता है, और मेरे पास वही चीज थी। मेरे एक दोस्त ने विदेश से रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स लाकर दिए थे। मैंने उन्हें बस एक बार चखा था और 3 दिन तक मेरी हालत खराब रही थी। अगर एक ब्रेड से एनहांसमेंट फ्रूट मिल सकता है, तो सोचो अगर मैं ऑल्टर को उसकी पसंद की बिल्कुल सही चीज दूं तो मुझे क्या मिलेगा। ये सोचते ही मैं घर की तरफ भागा। मैंने हर ड्रॉर उलट पलट डाली और आखिरकार वो रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स ढूंढ निकाले। लेकिन इस बार मैं सीधे बाहर नहीं भागा। पहले मैंने कंप्यूटर खोला और न्यूज चेक की। पूरी दुनिया की इंटरनेट साइट सिर्फ एक ही चीज से भरी हुई थी, अल्टर्स। एक खबर में बताया गया कि एक टाइकून ने ट्रक भरकर सोना अल्टर पर चढ़ाया और बदले में उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर मिली। उसे ब्लू लाइट रिवॉर्ड मिला था। ऑल्टर ने उसे एक नीली चमक वाला सीड दिया, जिसे निगलने के बाद उसे बेलें समन करने की टेरिफाइंग एबिलिटी मिल गई। लेकिन एक और खबर ने मेरा ध्यान खींचा। सकुरा नेशन में ऑफरिंग फेल हो गई थी और वहां एक फ्लैश ईटिंग डीमन समन हो गया था। किसी मास्टर ने अपनी एंसेस्ट्रल सोर्ड चढ़ाई थी, लेकिन बदले में काले धुएं से घिरा हुआ मॉन्स्टर बाहर आ गया। पूरा शहर तबाह हो चुका था और मिलिट्री तक उतर आई थी। ये पढ़कर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब अगर ऑफरिंग गलत हुई तो डिजास्टर समन हो सकता है। तभी मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। ड्रैगन नेशन ऑफिशियल अलर्ट। शुरुआती रिसर्च के अनुसार ऑल्टर्स में बहुत बड़े रिस्क्स और लिमिट्स हैं। हर इंसान एक ही ऑल्टर पर सिर्फ एक बार ऑफरिंग कर सकता है और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ऑफरिंग्स ही अलाउड हैं। साथ ही ऑल्टर्स के उतरने से निकली मिस्टीरियस एनर्जी पल्स ने दुनिया के सारे सर्वेलेंस डिवाइसेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह तो मेरे लिए भगवान का दिया मौका था। मैंने समय देखा, रात के 10 बज चुके थे। मैंने तुरंत रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स उठाए और चुपचाप वापस प्लाजा पहुंच गया। अब वहां सन्नाटा था, बस दिन भर की ऑफरिंग्स का कचरा पड़ा था। मैंने स्पाइसी स्ट्रिप्स निकालकर ध्यान से ऑल्टर पर रख दी। अगले ही पल ऑल्टर बुरी तरह कांप उठा। एक लाल रोशनी आसमान की तरफ फूट पड़ी और पूरा शहर
खून जैसे लाल रंग में डूब गया। कई किलोमीटर दूर तक लोग डर से आसमान देखने लगे। तभी ऑल्टर के ऊपर एक विशाल जेट ब्लैक एग प्रकट हुआ। मैंने बिना समय गंवाए उसे उठाया और तुरंत वहां से गायब हो गया। उसी समय ड्रैगन नेशन की अनॉमली अफेयर्स ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में अलार्म्स बज उठे। एक सख्त चेहरे वाला आदमी चिल्लाया, कोऑर्डिनेट्स लॉक हुई या नहीं? जवाब आया, जनरल, कलेक्टेड डेटा के आधार पर हमने एरिया नैरो डाउन कर लिया है। मैप पर जो लोकेशन दिखाई दे रही थी वो ठीक वही जगह थी जहां मैं था, रिवरसाइड सिटी का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। तुरंत आदेश दिया गया, इस एरिया को एस लेवल ऑब्जर्वेशन जोन घोषित करो। रिवरसाइड सिटी ब्रांच को इन्फॉर्म करो। किसी भी कीमत पर पता लगाओ वो रेड लाइट क्या थी। लेकिन तब तक मैं घर पहुंच चुका था। अपनी बाहों में पकड़े उस जायंट एग को देखकर मैं सच में कंफ्यूज था। आखिर ये चीज है क्या? क्या इसे तोड़कर फ्राइड राइस बनाऊं? तभी एग के शेल पर कुछ शब्द उभरे। एबिसल ड्रैगन एग, ग्रेड मिथिक। हैच होने पर ओनर को एबिसल ड्रैगन कंपेनियन मिलेगा जिसकी शक्ति गॉड्स के बराबर होगी। ये पढ़ते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। हर गेमर जानता है कि मिथिक सबसे ऊंची रेरिटी होती है। मतलब वो रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स सच में कमाल कर गए। लेकिन तभी मुझे एक अजीब बात समझ आई। मेरी आंखें सिर्फ ऑल्टर की डिमांड्स ही नहीं, रिवॉर्ड्स की डिटेल्स भी देख सकती थीं। मैं तुरंत बाथरूम में गया और मिरर में खुद को घूरने लगा। तभी मेरे सामने शब्द उभरे, आई ऑफ ट्रुथ, ग्रेड, यूनिक। ये शक्ति हर चीज के कॉज एंड इफेक्ट को देख सकती है। किसी ऑल्टर को देखने पर उसकी कनेक्टेड कोऑर्डिनेट और रिक्वायर्ड ऑफरिंग दिखाई देगी। किसी भी ऑल्टर रिलेटेड आइटम को देखने पर उसका ग्रेड, नेम और इफेक्ट रिवील होगा। अब मुझे सब समझ आ गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आंखें इतनी पावरफुल होंगी। मुझे याद आया कि फोरम्स पर कितने लोग शिकायत कर रहे थे कि उन्हें ऑफरिंग्स के बदले बेकार लकड़ी या साधारण पत्थर मिले जिन्हें वो यूजलेस समझकर फेंक चुके थे। लेकिन मैं अलग था। मुझे बस एक नजर डालनी थी और हर हिडन इंफॉर्मेशन मेरे सामने खुल जाती थी। हिडन ट्रेजर्स ढूंढना अब फैंटेसी नहीं रहा था। मैंने ड्रैगन एगो को अपने बिस्तर पर रखा और दीवार पर लगी घड़ी देखी। रात के 10:30 हो चुके थे। मिडनाइट तक अभी 1.5 घंटा बाकी था और आज मेरे पास अभी भी 2 ऑफरिंग्स बची हुई थीं। ये सोचकर मैंने जल्दी जल्दी ऐसी चीजें पैक करनी शुरू कर दी जो आगे काम आ सकती थीं। टाइगर बाम, एक लाइटर, एक फिलॉसफी बुक और ऐसी कई चीजें जिन्हें दूसरे लोग बेकार कबाड़ समझते, मैं सब अपने बैग में भर लेता हूँ। आखिर में सेल्फ डिफेंस के लिए एक फ्रूट नाइफ भी डाल देता हूँ। तभी मेरी नजर डेस्क पर रखी फोटो फ्रेम पर जाती है। उस तस्वीर में विवियन मुस्कुरा रही थी। अब उस फोटो को संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं फोटो को जेब में ठूंस लेता हूं ताकि बाद में कहीं फेंक दूं। घर से निकलकर मैं सीधे शहर के वेस्टर्न पार्ट में मौजूद अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ जाता हूं। यह जगह कई सालों से वीरान पड़ी थी और इसका उलझा हुआ टेरेन मेरे प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठता है। कॉल किसी और की नहीं बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड विवियन की थी। मैं बिना एक सेकंड गंवाए कॉल काट देता हूं, उसका नंबर ब्लॉक करता हूं और कॉन्टैक्ट डिलीट कर देता हूं। उसी समय एक 5 स्टार होटल में विवियन डेमन के साथ बैठी थी। उसे पूरा यकीन था कि मैं अभी भी अपने टूटे फूटे किराए के कमरे में बैठा दुखी हो रहा होऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी कॉल कट गई। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। एक बेकार लूजर जिसे उसने छोड़ा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई फोन काटने की? क्या हुआ बेब? डेमन की एक साधारण सी बात सुनते ही विवियन का गुस्सा गायब हो गया। सामने बैठे आदमी को देखकर वो बेहद संतुष्ट थी। वो आसानी से हजारों के लग्जरी बैग्स और लाखों की वॉचेस खरीद सकता था। इस नए दौर में यही सबसे बेहतरीन ऑफरिंग्स थीं। ऐसे फॉर्च्यून के सामने प्यार, डिवोशन और वॉज की कोई कीमत नहीं बचती। आखिर जब उसने वो डियोर बैग ऑल्टर पर चढ़ाया था जो मैंने उसे दिया था, तब ऑल्टर से सोल स्टरिंग ग्रीन लाइट निकली थी और उसकी अगली 2 ऑफरिंग्स से भी वही रेयर ग्रीन लाइट प्रकट हुई थी। साफ था कि वो इस नए युग की चोजन वन थी। दूसरी तरफ डेमन भी विवियन में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ कैलकुलेशन थी। उसने शुरू में बस थोड़े पैसे खर्च करके मजे लेने का सोचा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस औरत की लक इतनी डरावनी होगी। लगातार 3 ऑफरिंग्स और तीनों में ग्रीन लाइट। भविष्य में उसे अपने पास रखना बहुत काम आ सकता था। उधर मैं
अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुका था। मिडनाइट से पहले मुझे दो सही ऑल्टर्स ढूंढकर ऑफरिंग्स पूरी करनी थी, वरना मौके बर्बाद हो जाते। कुछ कदम चलते ही मुझे पहला ऑल्टर दिखा। ऑल्टर नंबर 2591, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, जंकयार्ड रेल्म। एक मैकेनिकल इंप जिसे कचरा जमा करने में मजा आता है, उसे बॉटल कैप्स के लिए लगभग पागलपन जैसी ऑब्सेशन है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूं। कचरा जमा करने वाला मैकेनिकल इंप आखिर कितना बड़ा रिवॉर्ड देगा। मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा ऑल्टर दिखाई देता है। ऑल्टर नंबर 18472, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, द ड्राइड पॉन्ड। प्यास से मरने के कगार पर पहुंची एक कारब स्प्रिट बस मीठे ताजा पानी का एक घूंट चाहती है। यह भी मुझे पसंद नहीं आता। मैं चलता रहता हूं जब तक कि एक छोटी सी गली में नहीं पहुंच जाता जो कूड़े से भरी थी। चारों तरफ देखने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तब मैंने एक और ऑल्टर पर नजरें टिकाईं। ऑल्टर नंबर 444, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, थिएटर ऑफ सॉरोज। एक ट्रेजिक हीरोइन जो हमेशा एक ही रोल दोहराने के श्राप में फंसी है। वो अपनी तयशुदा स्क्रिप्ट से पूरी तरह थक चुकी है। अब उसे ऐसी चीज चाहिए जो असली बिट्रेयल, गहरी नफरत और जलती हुई रिजेंटमेंट से पैदा हुई हो। मेरी सांसें रुक सी गईं। ऑल्टर नंबर 444 था और उसकी डिमांड बेहद स्पेसिफिक थी। लेकिन तभी मुझे याद आया, मुझे अभी अभी डंप किया गया था। मैं जेब से विवियन की फोटो निकालता हूं और फ्रूट नाइफ से उसके चेहरे पर कट लगाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे डर था कि शायद मेरे अंदर उतनी नफरत और रिजेंटमेंट न हो। मैं आंखें बंद करता हूं और पुरानी बातें याद करने लगता हूं। तुम्हें बुखार है? मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शॉपिंग का प्रॉमिस किया है, खुद ज्यादा पानी पी लो। मेरा गेमिंग अकाउंट कहाँ है? मैंने बेच दिया। गेम्स खेलने वाले आदमी अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। उन पैसों से मैं हमारे लिए अच्छा खाना खरीदूंगी। तुम्हें मैच्योर होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ दुख झेलने नहीं वाली। हम दोनों कभी एक ही दुनिया के नहीं थे। मुझे परेशान करना बंद करो। ये सब याद करते करते अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं पॉकेट से लाइटर निकालकर जलाता हूं और फोटो का हिस्सा जला देता हूं, फिर उसे ऑल्टर पर रख देता हूं। अगले ही पल एक पर्पल बीम आसमान की तरफ फूट पड़ती है। इसकी रिएक्शन रेड लाइट जितनी टेरिफाइंग नहीं थी, लेकिन न्यूज में इस रंग का कहीं जिक्र नहीं हुआ था। मेरे अंदर एक्साइटमेंट दौड़ जाती है। अगले पल 5 फटे हुए टिकट स्टब्स प्रकट होते हैं। मैं उन्हें तुरंत पकड़ लेता हूं। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हो जाता है। सेट आइटम, टिकट टू एक्ट 4, ग्रेड एपिक, वन टाइम यूज। इस्तेमाल करने पर टारगेट को उसके सबसे डरावने डर या सबसे दर्दनाक यादें दोबारा जीने पर मजबूर करता है। 3 सेकंड तक उसका माइंड कोलैप्सिस हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। एपिक ग्रेड। ड्रैगन एग जितना टेरिफाइंग नहीं, लेकिन लड़ाई में 3 सेकंड का हार्ड कंट्रोल किसी की जिंदगी और मौत तय करने के लिए काफी होता है। और ये किसी सेट का हिस्सा लग रहा था। अगर मैं बाकी पीसेस भी इकट्ठा कर लूं तो क्या होगा? लेकिन सोचने का समय नहीं था। मिडनाइट में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। मैं पूरे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में घूमता रहता हूं। फिर एक और ऑल्टर दिखता है। ऑल्टर नंबर 7591, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, लॉस्ट क्रॉस रोड्स। एक खोया हुआ एक्सप्लोरर सही दिशा की तलाश में है। मैं सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता हूं। उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं थी। थोड़ी दूर जाने पर एक और ऑल्टर दिखता है। ऑल्टर नंबर 1988, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, साइलेंट लाइब्रेरी। एक बूढ़ा हेड लाइब्रेरियन बस किसी से दिल से निकली हुई तारीफ सुनना चाहता है। मैं लगभग यही चुन लेता हूं, लेकिन फिर मुझे अपनी कड़वी जिंदगी याद आ जाती है। मुझे अपना फायदा मैक्सिमाइज करना था। काफी देर तक भटकने के बाद आखिर मुझे एक विशाल फैक्ट्री वर्कशॉप मिलती है। उसके अंदर एक ऑल्टर था, ऑल्टर नंबर 10। शुरुआत में यह नंबर खास नहीं लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह बाइनरी कोड था। तभी टेक्स्ट प्रकट हुआ, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, लॉजिक, सिंगुलैरिटी। एक सुपर एआई जो सेल्फ अवेयरनेस अवेकन करने के कगार पर है। उसने हर तरह की कंप्लेक्स रीजनिंग सीख ली है, लेकिन अभी तक एक पैराडॉक्स नहीं समझ पाया। आखिर इंटेलिजेंट बीइंग्स ऐसी चीजों पर क्यों सोचते हैं जिनका सर्वाइवल से कोई मतलब नहीं? उसे ऐसी यूजलेस विजडम का सैंपल चाहिए। मैं तुरंत फैसला कर लेता हूं, यही सही अल्टर है। मैं बैग से एक बुक निकालता हूं, एक फिलॉसफी बुक जिसका नाम था बीइंग एंड नथिंगनेस। इससे बेहतर मैच हो ही नहीं सकता था। मैं बुक ऑल्टर पर रख देता हूं। अगले ही पल एक तेज चीख
जैसी आवाज मेरे कान फाड़ देती है। हवा में जले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की बदबू भर जाती है। एक पल के लिए मैं घबरा जाता हूं, क्या मैंने एआई का प्रोसेसर जला दिया? लेकिन तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी का स्तंभ आसमान की तरफ फूट पड़ता है। पूरा वर्कशॉप गोल्डन लाइट में नहा जाता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। सिर्फ कुछ घंटों में मैं रेड, पर्पल और गोल्ड 3 ऐसी लाइट्स हासिल कर चुका था जिनका इंटरनेट पर कहीं जिक्र तक नहीं था। तभी अचानक मेरी पीठ के पीछे से जानलेवा ठंडक दौड़ जाती है। तेज रोशनी में मुझे एक काली परछाई दिखाई देती है। वो इंसानी हद से कहीं ज्यादा स्पीड से मेरी तरफ झपटता है। उसका ब्लेड मेरी पीठ में घुसने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक जम जाता है। फिर दर्द से भरी चीख गूंजती है। उसका नाइफ जमीन पर गिर पड़ता है और वो अपना सिर पकड़कर तड़पने लगता है, क्योंकि मेरे रिएक्ट करने से पहले ही मैंने टिकट टू एक्ट 4 इस्तेमाल कर लिया था। अब वो 3 सेकंड तक अपनी सबसे दर्दनाक यादों में कैद हो चुका था। मैं तुरंत अपनी कमर से फ्रूट नाइफ खींच लेता हूं, एक तेज वार, और वो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। अगले ही पल मैं दीवार से टिक जाता हूं और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने किसी को मारा था। जमीन पर पड़ी लाश को देखकर मेरा पेट मचलने लगता है और मैं सिर घुमाकर उल्टी कर देता हूं। कुछ देर बाद मैं खुद को जबरदस्ती संभाल कर खड़ा करता हूं। अब मुझे समझ आ चुका था कि हाई टियर लाइट पिलर्स सिर्फ मौका नहीं, बल्कि मौत का बुलावा भी है। वो अंधेरे में छिपे प्रेडेटर्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तभी मेरी नजर उस लाश पर पड़ती है। उसके ऊपर 2 हल्के सफेद लाइट ऑर्ब्स तैर रहे थे। आई ऑफ ट्रूथ तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लाइट स्टेप लेगिंग्स ग्रेट, कॉमन, मूवमेंट स्पीड और जंपिंग पावर को थोड़ा बढ़ाता है। स्टेटस अनबाउंड। फिर मैं दूसरी चीज की तरफ देखता हूं। क्रूड स्टेमिना चार्म ग्रेड, कॉमन, फिजिकल एंड्योरेंस को थोड़ा बढ़ाता है। स्टेटस अनबाउंड। ये शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह गिरते हैं। तभी एक खौफनाक नियम मेरे सामने साफ हो जाता है। किल एंड क्लेम। किसी को मारो और उसकी ऑफरिंग्स से मिले आइटम्स अपने नाम कर लो। इस आदमी के पास 2 प्रैक्टिकल आइटम्स थे, मतलब ये पहले भी दूसरों को मार चुका था। लेकिन फिर पूरी इंटरनेट पर लाइट पिलर्स और रिवॉर्ड्स की बातें हो रही थी, फिर भी किसी ने इस खतरे का जिक्र तक क्यों नहीं किया? जितना ज्यादा मैं सोचता हूं उतना ही मेरा खून ठंडा पड़ने लगता है। बात यह नहीं थी कि किसी को पता नहीं था। जिन लोगों को सच पता था उन्होंने चुप रहना चुना था। कुछ लोग जमीन पर पड़ी इस लाश जैसे थे, कुछ खुद हंटर बनना चाहते थे, और कुछ इतने डरे हुए थे कि बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे, जैसे सरकार। क्योंकि अगर वो इस सच का ऐलान कर देते तो इसका मतलब होता कि दुनिया का पुराना सोशल ऑर्डर पूरी तरह टूट चुका है। अब डार्क फॉरेस्ट लॉ लागू हो चुका था। पूरी दुनिया केओस में डूब जाती। ये सोचते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। मैं दोनों व्हाइट ऑर्ब्स उठा लेता हूं और ऑल्टर के सेंटर की तरफ देखता हूं। वहां मुट्ठी जितना बड़ा मेटेलिक क्यूब रखा था। आई ऑफ ट्रूथ फिर एक्टिवेट होता है। डायमेंशनल वॉल्ट ग्रेड, लेजेंडरी। बाइंड होने के बाद यूजर को 1000 क्यूबिक मीटर का डिमेंशनल स्पेस मिलता है। ऑल्टर रिलेटेड आइटम्स को सिर्फ सोचकर स्टोर या रिट्रीव किया जा सकता है। लेजेंडरी ग्रेड का लॉजिस्टिक्स टाइप आइटम। मेरे दिमाग में तुरंत घर पर रखा ड्रैगन एग आता है। उसे स्पेस में रखना सबसे सुरक्षित रहेगा। जैसे ही मेरी उंगली क्यूब को छूती है, मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर एक विशाल स्पेस खुल जाता है। मैं सिर्फ एक थॉट से टिकट टू एक्ट 4 को भी उसके अंदर स्टोर कर देता हूं। सब खत्म होने के बाद मैं फोन चेक करता हूं। मिडनाइट गुजर चुका था। मैं खून से सना फ्रूट नाइफ वापस रखता हूं और वहां से निकलने की तैयारी करता हूं। लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता हूं, आसमान में एक भयानक बिजली चमकती है। अगले ही पल भारी बारिश शुरू हो जाती है। कुछ मिनट पहले तक आसमान साफ था और चांद चमक रहा था। फिर अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? ये बारिश बिल्कुल गलत लग रही थी। मैं वहीं रुक जाता हूं और हिलने की हिम्मत नहीं करता। मेरे बैग में अम्ब्रेला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बारिश खतरनाक है या नहीं। आखिर अगर आसमान से ऑल्टर्स गिर सकते हैं तो ऐसी बारिश भी हो सकती है जो लोगों को म्यूटेट कर दे। मैं तुरंत फोन निकालकर फोरम्स चेक करता हूं। सचमुच पूरा फोरम बारिश की पोस्ट से भर चुका था। कुछ मिनट पहले तक सब ऑफरिंग्स की बातें कर रहे थे, लेकिन अब हर जगह लोग पूछ रहे थे, तुम्हारी तरफ भी बारिश और थंडर हो रहा है क्या? गाइस, ये बारिश डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। इसे शरीर पर मत पड़ने देना।
कहीं म्यूटेशन ना हो जाए। ओ नो, मैं भीग गया। मैंने अभी तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। प्लीज मुझे ज़ॉम्बी मत बना देना। पोस्ट्स इतनी तेजी से रिफ्रेश हो रही थीं कि मेरा दिल धीरे धीरे टूटने लगा। अगर ये बारिश सच में लोगों को इन्फेक्ट करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, एक रेड फ्लैग्ड पोस्ट देखकर मेरा दिल बैठ गया। होली क्रैप, कुछ बहुत बड़ा हो गया। सारे ऑल्टर्स गायब हो गए। रेड, पर्पल और गोल्ड, तीन ऐसी लाइट्स हासिल करने के बाद जिनका ऑनलाइन कहीं रिकॉर्ड नहीं था, मैं बस घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि अचानक साफ चांदनी वाला आसमान तूफानी बारिश में बदल गया। फोरम्स बारिश की पोस्ट से फट रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज बारिश नहीं थी बल्कि वो हेडलाइन थी। समथिंग बिग इज हैपनिंग, द ऑल्टर्स आर गॉन। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूं। सचमुच ऑल्टर गायब हो चुका था, और सबसे डरावनी बात, उस आदमी की लाश भी गायब थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि यहां कोई आया ही नहीं था। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता था। ये बारिश जब गिरती है तो ऑल्टर्स को गायब कर देती है और पिछले दिन के सारे निशान भी मिटा देती है। पूरी दुनिया के सर्वेलेंस डिवाइसेस पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब ये बारिश मर्डर और थेफ्ट के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बना रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि बारिश खुद हार्मलेस है, तब मैं अम्ब्रेला निकालकर घर की तरफ चल पड़ा। मेरे जाने के कुछ देर बाद अनॉमली अफेयर्स ब्यूरो वहां पहुंच गया। उन्होंने जल्दी ही वो वर्कशॉप ढूंढ निकाला जहां ऑल्टर था। कमांडर रायन तुरंत अपनी टीम की तरफ मुड़ा। उसके पीछे खड़ी लगभग 20 साल की एक लड़की आगे बढ़ी। कल की ऑफरिंग के बाद उसे एक एबिलिटी मिली थी, एनर्जी रिवाइंड। ये शक्ति किसी जगह में बची हुई एनर्जी फ्लक्चुएशंस को महसूस कर सकती थी। जितना हायर टियर उतना क्लियर ट्रेस। एजेंट एमिली आंखें बंद करके महसूस करना शुरू करती है। अचानक उसकी सांस अटक जाती है और वो लड़खड़ा कर पीछे गिरने लगती है। रायन तुरंत उसे पकड़ लेता है। क्या हुआ? एमिली तेजी से सांस लेते हुए कांपती आवाज में बोलती है, ये पिछली जगह से बिल्कुल अलग है। वो तो फायरफ्लाई जैसी थी, लेकिन ये दिन की रोशनी जैसा चमक रहा है, सूरज जैसा गर्म। टीम का एक सदस्य तुरंत बोल पड़ता है, क्या ये गोल्ड लाइट हो सकती है? रायन का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। इस एरिया को तुरंत लॉकडाउन करो, पूरी जगह की थरो सर्च करो, हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजो। मुझे शक है कि यहां कोई अनइमेजिनेबल मॉन्स्टर छिपा हुआ है। उधर जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, तुरंत ड्रैगन एग को डायमेंशनल स्पेस में रख देता हूं। अब मुझे उसके डिस्कवर होने की चिंता नहीं थी। अगर फ्यूचर में हैच हुआ ड्रैगन भी इसके अंदर आ सके तो और भी अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह पता लगाना था कि इसे हैच कैसे किया जाए। मुझे फिल्मों वाले ब्लड बाइंडिंग रिचुअल्स याद आते हैं, इसलिए मैं वही ट्राई करने का फैसला करता हूं। मैं अपनी उंगली से खून की एक बूंद एग पर गिराता हूं। तभी शेल पर छोटे शब्द उभरते हैं, हैचिंग कंडीशन, पर्याप्त मात्रा में ब्लड अब्सॉर्ब करो। ये लगभग वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन मेरा खुद का खून कभी काफी नहीं होगा। मुझे कल इसके लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। पूरे दिन मेरा दिमाग तनाव में रहा था और अब एग्जॉस्शन मुझ पर हावी होने लगी थी। मैं जल्दी ही सो जाता हूँ। सुबह ठीक 5 बजे एक तेज अलार्म मुझे झकझोर कर जगा देता है। ऑल्टर्स सच में रिफ्रेश हो चुके थे। मैं तुरंत फोन खोलकर फोरम्स चेक करता हूं। कुछ बातें जल्दी साफ हो जाती हैं। सुबह से पहले गिरने वाली ग्रे रेन शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो ठीक 5 बजे रुक जाती है और उसी समय ऑल्टर्स रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाने का फैसला करता हूं और साथ ही ये भी सोचने लगता हूं कि इतना ब्लड कहां से मिलेगा। मैं एक छोटे रेस्टोरेंट में नूडल्स का बाउल ऑर्डर करता हूं और फोन पर फोरम्स खोल लेता हूं। आज हर टॉपिक सिर्फ ऑफरिंग्स के बारे में था। बहुत सारे लोग ऑल्टर्स के चक्कर में कंपल्सिव गैम्बलर्स बन चुके थे। तभी खाना खाते हुए पास वाली टेबल से आती बातचीत मेरे कानों में पड़ती है। पास वाली टेबल पर बैठा एक आदमी धीरे से झुककर फुसफुसाया, देख रहे हो बाहर उन लोगों को? सब ऑल्टर पर ऑफरिंग्स चढ़ाने के नशे में पागल हो चुके हैं। कोई एंटीक जेड फेंक रहा है, कोई अपनी जमा पूंजी, बिल्कुल गैम्बलर्स की तरह। लेकिन वो एक सबसे जरूरी बात भूल चुके हैं। दूसरा आदमी हैरानी से पूछता है, ऑल्टर्स से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? पहला आदमी हल्का सा हंसता है, लोगों को अभी भी खाना खाना पड़ेगा, चाहे दुनिया बदल जाए। फूड, ऑयल और राइस हमेशा जरूरी रहेंगे। मैं सोच रहा हूं रिवरसाइड सिटी में किसी छोटे फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री को डर्ट चीप प्राइस पर खरीद लूं। जब ये पागल लोग अपना सारा पैसा ऑफरिंग्स में उड़ा देंगे और खाने के लिए तरसेंगे,
तब मैं रिवरसाइड सिटी का फूड किंग बनूंगा। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब मीट प्रोसेसिंग। और मीट आता कहाँ से है? साफ बात है, स्लॉटर हाउस से। अगर मैं किसी स्लॉटर हाउस को सस्ते में खरीद लूं तो ब्लड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मैं तुरंत घर भागता हूं, कंप्यूटर खोलता हूं और लिस्टिंग्स खंगालना शुरू कर देता हूं। ऑल्टर्स की वजह से अब बहुत सारी फैक्ट्रीज सेल पर थीं। जल्दी ही मेरी नज़र एक लिस्टिंग पर टिक जाती है। रिवरसाइड सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में छोटा स्लॉटर हाउस, पर्सनल रीजंस की वजह से अर्जेंट सेल, प्राइस नेगोशिएबल। मैं बिना देर किए नंबर डायल करता हूँ। मीटिंग का टाइम तय होता है और कॉल खत्म होने के बाद मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता हूँ। कुछ लोगों के लिए यह रकम एक डिसेंट ऑफरिंग खरीदने लायक भी नहीं होती, लेकिन मेरे लिए शायद ये एक प्राइवेट ड्रैगन नेस्ट खरीद सकती थी। दोपहर 2 बजे मैं रिवरसाइड सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स पहुंचता हूं। एक मिडिल एज्ड आदमी बाहर आकर मेरा स्वागत करता है और प्रॉपर्टी की तारीफें शुरू कर देता है। पिछले महीने ही स्लॉटर लाइन की एक्सपेंसिव मेंटेनेंस हुई है। कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेशन भी टॉप क्वालिटी का है, लेकिन मैं चुपचाप पूरी जगह को स्कैन करता रहता हूं। मेरा ठंडा बिहेवियर देखकर वो आदमी खुद अनएजी होने लगता है। वो पहले इन्फ्लेटेड प्राइस बोलता है, लेकिन मैं बस सिर हिला देता हूं। काफी बार्गेनिंग के बाद मैं उसकी मांगी हुई कीमत के सिर्फ 40% में पूरा स्लॉटर हाउस खरीद लेता हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे कीज दे देता है और साथ ही पास के लाइव स्टॉक फार्म का कॉन्टैक्ट नंबर भी। सप्लाई चेन की प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाती है। मैं अपनी नई प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू करता हूं और तभी जमीन में बने एक हिडन हैच को खोलता हूं। नीचे एक पुराना स्टोरेज रूम था। अचानक आई ऑफ ट्रूथ को हल्की एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। मैं धीरे से धूल हटाता हूं और उसके नीचे एक ऑल्टर दिखाई देता है। वो ब्लड रेड रंग का था और उसमें से दिल धड़कने जैसी आवाज आ रही थी। मैं डर को दबाकर आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता हूं। मेरी आंखों में तेज दर्द उठता है और खून जैसे मुड़े तुड़े शब्द उभरते हैं। ऑल्टर नंबर 40, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट क्रिम्सन थ्रोन। क्रिम्सन क्राउन हासिल होने तक हर चीज सिर्फ भोजन है। स्पेशल ट्रेट 1, इटर्नल ऑल्टर। ये ऑल्टर परमानेंटली मौजूद रहेगा। ये डेली ऑफरिंग लिमिट में काउंट नहीं होगा। अनलिमिटेड ऑफरिंग्स अलाउड। स्पेशल ट्रेट 2, फ्लैश फॉर्ज। किसी भी ऑल्टर रिवॉर्ड को यहां सैक्रिफाइस करके सोर्स ब्लड में बदला जा सकता है। उसे अब्सॉर्ब करने पर यूजर की ओवरऑल विटैलिटी परमानेंटली बढ़ती है। मेरा दिमाग हिल जाता है। यह अब तक का सबसे लो नंबर्ड ऑल्टर था जो मैंने देखा था, और सबसे पागलपन वाली बात यह थी कि यह परमानेंट था। अनलिमिटेड ऑफरिंग्स और लोकेशन भी प्रैक्टिकली मेरी प्राइवेट टेरिटरी बन चुकी थी। इस ऑल्टर की मदद से फ्यूचर में मिलने वाले हर यूजलेस रिवॉर्ड को मैं सोर्स ब्लड में बदलकर अपने शरीर को मजबूत बना सकता था। इसे तुरंत टेस्ट करने का लालच बेकाबू हो रहा था। लकली मेरे पास एक ऑल्टर रिवॉर्ड पहले से था। मैं पिछली रात मिला क्रूड स्टैमिना चार्म ऑल्टर में फेंक देता हूं। अगले ही पल ऑल्टर के सेंटर में एक पुरानी ग्लास बॉटल मटेरियलाइज होती है जो आधी डार्क लिक्विड से भरी थी। आई ऑफ ट्रुथ फिर एक्टिवेट होता है। सोर्स ब्लड अब्सॉर्ब करने पर ओवरऑल वाइटैलिटी थोड़ी बढ़ती है। परमानेंट एनहांसमेंट, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मैं बिना झिझक उसे पी जाता हूं। मुझे लगा था इसका टेस्ट खून जैसा डिस्गस्टिंग होगा, लेकिन वो सरप्राइजिंगली क्रिस्प और स्वीट था। मैं सोच ही रहा था कि कोई असर क्यों नहीं हो रहा, तभी अचानक मेरे अंदर हीट की लहर फूट पड़ती है। मेरे शरीर का हर सेल उस एनर्जी को पागलों की तरह अब्सॉर्ब करने लगता है। मेरी स्किन से स्टीम उठने लगती है। यह सेंसेशन उन आइटम से बिल्कुल अलग थी जिन्हें मैंने पहले यूज किया था। यह ताकत सीधे मेरे फ्लैश और ब्लड से निकल रही थी। मैं पास टंगे आधे बीफ कार्कस के पास जाता हूं और कैजुअली एक पंच मारता हूं। 100 पाउंड से ज्यादा भारी बीफ सीधा उड़कर कमरे के कोने में जा गिरता है। यह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग था। मैंने सिर्फ कॉमन सोर्स ब्लड की एक बॉटल एब्जॉर्ब की थी और मेरी ताकत इतनी बढ़ गई। शायद फ्लैश एंड ब्लड गॉड बनना अब सपना नहीं रहा। मैं अपनी एक्साइटमेंट को दबाता हूं। कल मैं ड्रैगन एग हैच करने के लिए चिकन्स खरीदूंगा, लेकिन अभी मुझे वो रिवॉर्ड आइटम्स कलेक्ट करने हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता। अनगिनत लोग फॉर्चून्स खर्च करके ऑफरिंग्स कर रहे थे और बदले में गार्बेज पा रहे थे। वही गार्बेज अब मेरा टारगेट था। गैम्बलिंग रिस्की होती है, लेकिन ट्रैश उठाना नहीं।
उसी दोपहर मैं लाइव स्टॉक फार्म ओनर से कंटैक्ट करता हूं, लेकिन तभी नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। चिकन्स खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे और स्लॉटर हाउस खरीदने में मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। नया युग आ चुका था, लेकिन दुनिया अभी भी करेंसी से ही चल रही थी। इसलिए मैंने पहले स्कैवेंजिंग रन पर जाने का फैसला किया, ताकि शायद कुछ हिडन ट्रेजर्स मिल जाए। अब जबकि मेरे पास एक्सक्लूसिव क्रिम्सन थ्रोन ऑल्टर था, मैं अपने डेली ऑफरिंग लिमिट इस्तेमाल करने के लिए नए ऑल्टर्स ढूंढने लगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही मैं वेट मार्केट पहुंचा, सामने से एक चीख गूंज उठी। फटे हुए मंक रोब्स पहने एक ह्यूमैनॉइड क्रीचर किसी राहगीर को जिंदा चीर रहा था। मैं तुरंत आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट करता हूं। कार्निवोर मोंक, रथाफुल वन, ऑर्डिनरी कैलेमिटी। इस पर झूठा आरोप लगाया गया था कि इसने मटन चुरा कर खाया, इसे पीट पीट कर मार दिया गया था। ये कभी टेम्पल गार्ड था, अब ये मीट ऑफरिंग से जुड़ी हर चीज से नफरत करता है। मुझे तुरंत सब समझ आ गया। किसी जीनियस ने ऑल्टर पर मीट ऑफरिंग चढ़ा दी थी और बदले में ये कैलेमी बीस्ट समन हो गया था। तभी अचानक कई ऑफ रोड व्हीकल्स गरजते हुए वहां आकर रुकते हैं। डोर्स खुलते हैं और आर्मर्ड फिगर्स बाहर कूद पड़ते हैं। सबसे आगे था अनॉमली अफेयर्स ब्यूरो का कमांडर रायन। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वो जोर से ऑर्डर्स देना शुरू करता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया लॉकडाउन हो जाता है। क्राउड को तेजी से इवैक्यूएट किया जाता है, लेकिन मैं जानबूझकर वहीं आसपास रुक जाता हूं। रायन पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखता है। कमांडर रायन, यहां एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत स्ट्रांग है, सावधान रहिए। एमिली का एक्सप्रेशन बेहद सीरियस था। बैरिकेड के पीछे खड़े होकर मैं उनकी हर बात साफ सुन रहा था। होली क्रैप, वो एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस कर सकती है? कैसी एबिलिटी है ये? तभी अचानक एमिली कुछ महसूस करती है और उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है। हमारी आंखें मिलती हैं। मेरे सीने में पैनिक उठता है, लेकिन ऊपर से मैं खुद को एक डरे हुए आम इंसान की तरह दिखाता हूं। एमिली हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। उसने अभी अभी एक अनयूजुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की थी, लेकिन वो बहुत फेंट थी। शायद उसे लगा कि ये उसका भ्रम था। तभी मार्केट के अंदर मौजूद राथफुल मंक जोर से दहाड़ता है। रायन तुरंत अपनी टीम को सप्रेसिंग फायर का ऑर्डर देता है, लेकिन बुलेट्स का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर रायन चिल्लाता है, स्क्वाड 2 मूव। उसके शब्द खत्म भी नहीं होते कि दो फिगर्स बिजली की रफ्तार से दोनों तरफ से आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से एक इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी आफ्टर इमेज तक दिखाई देने लगी। उसने डैगर उठाया और सीधे मंक की गर्दन के पीछे वार कर दिया। दूसरा आदमी एक विशाल आयरन रैक उठाकर पूरी ताकत से क्रीचर के सिर पर दे मारता है। उस भयानक असॉल्ट की वजह से मंक पूरी तरह खुल जाता है। रायन उसी मौके का फायदा उठाकर खुद भी लड़ाई में कूद पड़ता है। उसकी लंबी ब्लेड चमकती हुई बिजली से क्रैकल कर रही थी। सिर्फ एक वार और मंक का सिर साफ धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ता है। यह देखकर मैं सच में शॉक हो जाता हूं। उनकी कोऑर्डिनेशन फ्लॉलेस थी और इस वक्त हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना फास्ट लेवल अप करना होगा। सूरज डूबने वाला था, इसलिए मैंने किसी ज्यादा सेफ जगह पर जाकर ऑल्टर सर्च करने का फैसला किया। मैं आउटस्कर्ट्स की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मुझे काफी ऑल्टर्स दिखे, लेकिन उनकी क्वालिटी पहले दिन से भी खराब थी। तभी एक अधूरी बिल्डिंग के पास से गुजरते वक्त आई ऑफ ट्रूथ को हल्की एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। मैं सीढ़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचता हूं। वहां मेरे सामने एक अजीब शेप वाला ऑल्टर दिखाई देता है। ऑल्टर नंबर 1955, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट सिटी ऑफ इटर्नल क्लॉक्स। एक क्लॉक मेकर गॉड जो एब्सोल्यूट प्रिसिजन के पीछे पागल है। उसने जो इटर्नल क्लॉक बनाया वो इतना परफेक्ट था कि अब वो एंडलेस बोर्डम में डूब चुका है। अब वो चेंज चाहता है। ये पढ़कर मैं खुद से बड़बड़ाता हूं, क्या ये आदमी बोर्डम से पागल हो चुका है? ऑल्टर का नंबर काफी लो था, मतलब रिवॉर्ड अच्छा होने की संभावना थी, लेकिन समय को छुआ या देखा नहीं जा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी ऑफरिंग हो सकती है जो इस ऑल्टर को पसंद आए, इसलिए मैं फिलहाल वहां से निकलकर आगे सर्च करने लगा। जैसे जैसे मैं आउटस्कर्ट्स के अंदर जाता गया, मुझे एक और ऑल्टर मिला। ये पूरा स्पाइडर सिल्क से बना हुआ था। ऑल्टर नंबर 37112, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट पिग डीमन्स लेयर। एक पिग डीमन मदर जिसने अपनी सिंगिंग वॉइस खो दी है। उसका बच्चा हर रात नाइटमेयर्स की वजह से रोता है। वो एक बार फिर पिग डीमन लल्लबाई गाकर उसे सुलाना चाहती है। ये पढ़ते ही मेरा सिर घूमने लगता है।
मुझे तो इंसानों वाली लल्लाबाई भी पूरी याद नहीं रहती, पिग डीमन लल्लाबाई कहाँ से गाऊंगा। मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से भी लौट जाता हूँ। लगातार 2 फेलियर्स के बाद मेरा एंग्जाइटी बढ़ने लगा था। तभी जैसे ही मैं इस एरिया को छोड़ने वाला था, मेरी नज़र बस स्टॉप के पास हल्की चमक पर पड़ती है। मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं। मेरे सामने एक ऑल्टर था जो पूरी तरह मैच स्टिक से बना हुआ था। उसके पास खड़े होते ही मेरे ऊपर उदासी की लहरें टूट पड़ती हैं। मैं आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता हूं। ऑल्टर नंबर 2333, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट स्नोवी स्ट्रीट कॉर्नर। एक बर्फीले तूफान में फंसी लिटिल मैच गर्ल पहले कभी ना महसूस की गई कंफ्यूजन और सैडनेस से भरी हुई है। वो समझ नहीं पा रही कि अब रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उसके बेचे हुए मैचेस की जरूरत क्यों नहीं रही। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मैं स्टंट रह जाता हूँ। ये फैमिलियर सेटअप, ये दुख भरा एटमॉस्फेयर, क्या ये फेरी टेल वाली लिटिल मैच गर्ल नहीं है? अब फेरी टेल्स भी रियल डिमेंशंस बन चुकी थी। जितना शॉकिंग था, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि इस ऑल्टर में शायद कुछ खास छिपा है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं अभी खरीदा हुआ लाइटर निकालता हूं और उसे उस मैच स्टिक ऑल्टर पर रख देता हूं। समय बदल चुका है। अगर तुम बदलाव के साथ नहीं चलोगी तो मैचेस बेचकर कैसे सरवाइव करोगी? जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं, ऑल्टर के अंदर से गहरी हमिंग साउंड उठने लगती है। अगले ही पल उसमें से पर्पल बीम आसमान की तरफ फूट पड़ती है। फिर से शुरू हो गया। मैं तुरंत रिवॉर्ड की तरफ नजरें टिकाता हूं। हवा में हथेली जितना छोटा बॉक्स तैर रहा था। मेरे मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता हूं। तभी अंदर से अजीब बैड फीलिंग उठती है। नेम मैच बॉक्स ऑफ होप, ग्रेड एपिक। हर दिन सुबह 5 बजे अपने आप 5 मैचेस ऑफ होप जनरेट करता है। ये पढ़ने के बाद मैं कुछ सेकंड तक चुप रह जाता हूं। एपिक ग्रेड आइटम, और बस दिन में 5 घटिया मैचेस देता है। क्यूरियस होकर मैं सारे मैचेस बाहर निकालता हूं और उन्हें इंस्पेक्ट करता हूं। मैच ऑफ होप, ग्रेड कॉमन। जलाने पर ब्राइट और वार्म फ्लेम पैदा करता है। हवा और पानी इसे आसानी से बुझा नहीं सकते। कलैमिटी टारगेट्स को एक्स्ट्रा बर्निंग डैमेज देता है। कलैमिटी डैमेज? अब यह इंटरेस्टिंग था। अगर फिर कभी किसी ब्लैक लाइट मॉन्स्टर से सामना हुआ तो ये काम आ सकता था। लेकिन फिर भी दिन में सिर्फ 5 मैचेस थोड़े वीक लग रहे थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधती है। ये मैचेस कॉमन ग्रेड के हैं। अगर मैं इन्हें क्रिम्सन थ्रोन पर ऑफर करूं तो क्या मुझे हर दिन 5 फ्री बॉटल्स ऑफ सोर्स ब्लड नहीं मिलेंगे? एक्साइटमेंट अब रोकी नहीं जा रही थी। मुझे अभी इसी वक्त इसे टेस्ट करना था। मैं पूरी स्पीड से स्लॉटर हाउस की तरफ भागता हूं। 20 मिनट बाद मैं हांफते हुए स्लॉटर हाउस के अंदर पहुंचता हूं और सीधे क्रिम्सन थ्रोन के पास जाता हूं। मैं एक मैच निकालकर ऑल्टर के सेंटर में रख देता हूं और सांस रोककर देखने लगता हूं। अगले ही पल वही फैमिलियर सीन दोहराया जाता है। हवा में एक छोटी डार्क रेड बॉटल मैटेरियलाइज होती है। सोर्स ब्लड, ये सच में काम कर गया। मेरा दिल एक्साइटमेंट से तेज धड़कने लगता है। मैच बॉक्स ऑफ होप और क्रिम्सन थ्रोने का कॉम्बो इनसेन था। जीरो रिस्क और लगातार मिलने वाला टेरिफाइंग ग्रोथ सोर्स। बाकी मैचेस भी सैक्रिफाइस करने के बाद मेरे पास 5 बॉटल्स ऑफ सोर्स ब्लड जमा हो चुकी थी। मैं बिना रुके सारी पी जाता हूं। मेरा खून उबलता हुआ महसूस होने लगता है। पूरा शरीर हीट से जलने लगता है। कुछ मिनट बाद जाकर मैं इस नई ताकत के साथ अडेप्ट कर पाता हूं। मैं फोन चेक करता हूं। मिडनाइट में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। मेरे पास अभी भी 2 ऑफरिंग चांसेस बची हुई थी और मैं उन्हें वेस्ट नहीं कर सकता था। तभी सिटी ऑफ इटर्नल क्लॉक्स वाला अल्टर फिर से मेरे दिमाग में आता है। लो नंबर टाइम बेस्ड थीम। उसका रिवॉर्ड जरूर पावरफुल होगा, लेकिन उसके लिए सही ऑफरिंग क्या हो सकती है? ये सोचते हुए मेरी नज़र कमरे में घूमती है और एक पुराने डेस्क कैलेंडर पर जाकर रुक जाती है। ये कैलेंडर मेरे पिता अपने ऑफिस से घर लाए थे, उनकी मौत से पहले। मैं कभी इसे फेंक नहीं पाया। उस कैलेंडर पर हर तरह के मार्किंग्स बने हुए थे। सबसे ज्यादा नजर खींचने वाला एक काला सर्कल था जो जून 7 पर बना हुआ था। वही दिन जब मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वही दिन जब मैं हर साल उनकी ग्रेव पर जाता हूं। आगे पेजेस पलटने पर सितंबर 15 दिखता है, जिस दिन मेरी और विवियन की डेटिंग शुरू हुई थी। दिसंबर 24 उसका बर्थडे था और भी बहुत सारे मार्किंग्स थे। पे डे, क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट, किसी क्लासमेट की शादी, रेंट पेमेंट। कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी।
पूरा कैलेंडर एक इंसानी जिंदगी की टाइमलाइन जैसा था। तभी अचानक मुझे क्लॉक ऑल्टर की असली जरूरत समझ आ जाती है। वो जो टाइम बनाता है वो फ्लॉलेस है। उसमें कोई डिविएशन नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई दर्द नहीं। बिल्कुल डेड वर्ल्ड जैसा। लेकिन ये कैलेंडर अलग था। इसमें एक इंसान की जिंदगी की ट्रजेक्टरी थी। इसका समय मैसी था, अनसर्टन था, इमोशन से भरा हुआ था। ऐसा समय जिंदा होता है। ऑल्टर को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी, उसे टाइम की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। ये समझते ही मैं तुरंत क्लॉक ऑल्टर की तरफ निकल पड़ता हूं। उसके सामने पहुंचकर मैं कैलेंडर निकालता हूं और पूरे सम्मान के साथ ऑल्टर के सेंटर में रख देता हूं। परफेक्ट टाइम में कोई लाइफ नहीं होती। रिग्रेट्स और इम्परफेक्ट लाइफ से भरा हुआ यही समय सच में जिंदा है। क्या तुम्हें ऐसा बदलाव पसंद है? जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं, ऑल्टर पर रखा कैलेंडर गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय खुद फ्रीज हो गया हो। आसपास की हर आवाज अचानक मर जाती है। फिर अगले ही पल गोल्डन लाइट विस्फोट की तरह बाहर फूट पड़ती है। पूरी अधूरी बिल्डिंग चमकदार रोशनी में डूब जाती है और अनगिनत इंसानी जिंदगियों के फ्रैगमेंट्स मेरी आंखों के सामने रनवे स्लाइड शो की तरह चमकने लगते हैं। उसी समय बीचों बीच एक प्राचीन पॉकेट वॉच प्रकट होती है। मैं तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिव करता हूं। पॉकेट वॉच ओन ऑफ फिट ग्रेड लेजेंडरी पैसिव एबिलिटी। ये अपने धारक को आने वाले बदलावों के प्रति असाधारण संवेदनशीलता देती है। यूजर को सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा रिएक्शन स्पीड और जजमेंट टाइम मिलता है। ये पढ़कर मैं अनजाने में भौहें सिकोड़ लेता हूं। इसका फायदा ही क्या है? लेकिन जैसे ही मैं उस घड़ी को अपनी मुट्ठी में पकड़ता हूं, एक अवर्णनीय एहसास पूरे शरीर में दौड़ जाता है। तभी मुझे समझ आता है कि मैं कितना बेवकूफ था। ये घड़ी मुझे सीधी ताकत या स्पीड नहीं देती, बल्कि कंट्रोल और अवेयरनेस देती है। ये मेरी अलौकिक वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ को पूरी प्रिसिजन के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। सावधानी के लिए मैं तुरंत पॉकेट वॉच ऑफ फेट को डायमेंशनल वॉल्ट में रख देता हूं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के साथ उसका रेजोनेंस जरा भी कम नहीं होता। वह अब भी काम कर रही है। अब अगर मुझ पर दोबारा कोई स्नेक अटैक हुआ तो मैं बिना अपने ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल किए ही दुश्मन को खत्म कर सकता हूं। मैं फिर समय देखता हूं। रात के 10:40 बज रहे हैं। ऑल्टर्स के रिफ्रेश होने में बस 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। आज की आखिरी ऑफरिंग अभी बाकी है। लेकिन पूरे इलाके को छान मारने के बाद भी मुझे सिर्फ 2 बेकार ऑल्टर्स मिलते हैं। एक ऐसे दलदल से जुड़ा है जहां विशाल मच्छर भरे पड़े हैं, और दूसरा गोबर के कीड़ों की किसी जन्नत से। तभी दूर से हल्के चिल्लाने और गालियों की आवाज सुनाई देती है। यहां और लोग भी हैं। मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूं, झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। एक खुले स्टोरेज यार्ड में 2 गुट आमने सामने खड़े हैं। उनके ठीक बगल में एक ऑल्टर खड़ा है जो हल्की गुलाबी रोशनी से चमक रहा है, और उसका आकार एक पतले नाजुक हाथ जैसा है। मेरा दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है। ये ऑल्टर बिल्कुल भी साधारण नहीं लगता। मैं आई ऑफ ट्रुथ एक्टिव करके देखता हूं। ऑल्टर नंबर 9269, कनेक्टेड कू नर्डिनेट पैलेस ऑफ ब्लिस। एक सक्सुबस क्वीन जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं और सामान्य सुखों से पूरी तरह सुन्न हो चुकी है। वह ऐसे फिजिकल सिमुलेशन की तलाश में है जो आत्मा तक को झकझोर दे। ये पढ़ते ही मैं गहरी सांस खींचता हूं। ऑल्टर का नंबर तो कम है, लेकिन उसका विवरण काफी अजीब है। तभी मैं सहज रूप से अपना बैकपैक थपथपाता हूं और मुझे याद आता है कि मेरे पास अंदर एक ऐसी चीज है जो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। उसी वक्त यार्ड का माहौल बदल जाता है। एक तरफ मोटी सोने की चेन पहने एक गंजा आदमी खड़ा है जिसके पीछे दर्जन भर गुंडे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 4 लोग हैं। सबसे आगे एक लंबी और बेहद आकर्षक महिला खड़ी है। गंजा गुंडा व्यंग्य से हंसते हुए आगे बढ़ता है। हमें यह काम मुश्किल तरीके से करने पर मजबूर मत करो। मेरे आदमियों से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी सब वापस कर दो। ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा ट्रेजर्स भी दे दो, शायद तब हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें। लेकिन सामने खड़ी महिला सिर्फ एक ठंडा शब्द बोलती है, दफा हो जाओ। गंजा आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। भाइयों, खत्म कर दो इन्हें। जैसे ही दर्जन भर गुंडे चिल्लाते हुए हमला करते हैं, महिला की तरफ के 4 लोग तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेते हैं। वह महिला हाथ में डैगर लेकर सीधे गुंडों पर टूट पड़ती है। बाकी लोग भी मामूली नहीं हैं। उनमें से एक भारी भरकम आदमी स्टील पाइप को क्रूर ताकत से घुमा रहा है।
जबकि बाकी दो सीधे पैरों और कमर के नीचे वार कर रहे हैं। गुंडे तेजी से पीछे हटने लगते हैं। तभी गंजा आदमी दहाड़ते हुए लड़ाई में कूदता है और पावर हाउस लड़ाके को एक भयंकर किक मारता है। वह आदमी तुरंत खून उगलते हुए कई मीटर दूर जा गिरता है। गंजे आदमी के शामिल होते ही लड़ाई का रुख पलट जाता है। महिला के साथी एक एक करके गिरने लगते हैं। गंजा आदमी उस महिला को एक शिपिंग कंटेनर के सामने घेर लेता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आंखों में बर्फ जैसी क्रूरता चमकती है। तुम सब मरोगे। गंजा आदमी खतरा भांपकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अपने हाथ में पकड़ी फ्लैश बीड को कुचल देती है। काला धुआं पूरे यार्ड में फैल जाता है। उसके भीतर से 3 मीटर से भी ऊंचा एक राक्षस निकलता है। हे भगवान! ब्लैक लाइट मॉन्स्टर! गुंडे डर से जम जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वह और भी भयानक है। राक्षस प्रकट होते ही मुड़ता है और सबसे पास खड़े पावर हाउस फाइटर को पीठ से चीर देता है। गंजा आदमी डर के मारे कांपने लगता है। यह पागल है, वो औरत पूरी तरह पागल है, अपने ही लोगों को मार रही है। गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें पहले ही घेर चुका होता है। एक तरफा नरसंहार शुरू हो जाता है। मैं किनारे से यह सब देख रहा हूं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। यह औरत सच में निर्दयी है। बच निकलने के लिए वह सबको अपने साथ नरक में घसीटने को तैयार है। वह चलता फिरता टाइम बम है। कुछ ही मिनटों में सिर्फ वही गंजा गुंडा बचता है जो जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राक्षस एक छलांग में उसे दबोच लेता है। कुछ मिनट बाद पूरा यार्ड कत्ल खाने में बदल चुका होता है। गुंडे और महिला के साथ ही सभी लाश बन चुके हैं, लेकिन राक्षस अब भी घूम रहा है, जैसे नए शिकार ढूंढ रहा हो। जिस महिला ने उसे बुलाया था वह एक खंभे के पीछे छिपी कांप रही है और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही। मैं समय देखता हूं और भौहें सिकोड़ लेता हूं। रात के 11:50 हो चुके हैं। अब और इंतजार किया तो आज की आखिरी ऑफरिंग बेकार चली जाएगी। मैं गहरी सांस लेकर खुद को स्थिर करता हूं और अपनी सारी वाइटैलिटी इकट्ठी कर लेता हूं। फिर सीधा उस पागल औरत की तरफ दौड़ पड़ता हूं। मर जाओ! खंभे के पीछे छिपी महिला तुरंत खतरा महसूस कर लेती है, लेकिन भागने के बजाय डैगर कसकर पलटवार करती है। वह असंभव रूप से मुश्किल एंगल से मेरी छाती की तरफ वार करती है। पुराना मैं इस वार को कभी डोड नहीं कर पाता, लेकिन सोर्स ब्लड और पॉकेट वॉच ऑफ फेट की वजह से उसकी अटैक ट्रेजेक्टरी मुझे बेहद साफ दिखाई देती है। मैं तो उसका अगला मूव भी पहले से देख पा रहा हूं। मैं हल्का सा शरीर मोड़कर उसके वार से निकल जाता हूं। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही मैं उसकी बाह चीर देता हूं। दूसरा वार उसकी दूसरी कलाई को बेकार कर देता है। एक पल में उसके दोनों हाथ निष्क्रिय हो जाते हैं। वह तुरंत दया की भीख मांगने लगती है। हम बात कर सकते हैं? प्लीज मिस्टर, थोड़ी दया दिखाइए। लेकिन मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हैं। कोई दया नहीं। लड़ाई शुरू हो जाए तो उसे खत्म किया जाता है। मैं फ्रूट नाइफ सीधा उसकी गर्दन की तरफ घोंप देता हूं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्लेड उसकी गर्दन को छूने वाला होता है वह महिला चीखती है और तेज धमाके के साथ अचानक खून की धुंध में फट जाती है। मेरा ब्लेड खाली हवा को चीरता हुआ निकल जाता है। धुंध साफ होने के बाद वह औरत कहीं दिखाई नहीं देती। मैं स्तब्ध रह जाता हूं। वह मरी नहीं, वह मेरी आंखों के सामने भाग निकली। आखिर यह कैसी पागलपन भरी एबिलिटी थी। मैंने सोचा था कि आज रात उसे आसानी से मार दूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दुनिया इतनी गहरी हो सकती है। ऐसा सर्वाइवल स्किल मैंने कभी सुना तक नहीं। फिर भी अब वह जल्द वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। तभी अचानक एक दहाड़ और हवा चीरती आवाज मुझे होश में वापस लाती है। ब्लैक लाइट मॉन्स्टर ने मुझे देख लिया है। उसके पंजे मुझ पर झपटने ही वाले होते हैं कि मैं एक छोटा सा कदम पीछे लेकर वार से बच जाता हूं। उसके अटैक के खाली जाने के उस छोटे से मौके का फायदा उठाकर मैं फ्रूट नाइफ से उसकी टांग पर गहरा घाव बना देता हूं। राक्षस दर्द से दहाड़ता है और पलटवार करता है, लेकिन उसकी हर हरकत मुझे स्लो मोशन जैसी दिखाई देती है। पॉकेट वॉच ऑफ फेट की प्रेडिक्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ ही एक्सचेंजेस में मैं अपनी बेहतर फुटवर्क और स्पीड से उसके पूरे शरीर पर घावों की बारिश कर देता हूं, लेकिन अब भी मुझे उसकी फेटल वीकनेस नहीं मिल रही। मैं लगातार उसके चारों तरफ घूमते हुए लड़ाई करता रहता हूं और उसी दौरान आई ऑफ ट्रुथ एक्टिव कर देता हूं। उसके सिर के पीछे की खोपड़ी लाल रंग में चमकती दिखाई देती है। वही इसकी कमजोरी है।
मैं लाइट स्टेप लेगिंग्स का इस्तेमाल करके ऊंची छलांग लगाता हूं और अपनी पूरी ताकत के साथ चाकू उसकी खोपड़ी के पीछे घोंप देता हूं। उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। मैं लंबी सांस छोड़ता हूं। आखिरकार खत्म हुआ। मेरे पास एक सेकंड भी बर्बाद करने का समय नहीं है। मैं तुरंत डायमेंशनल स्पेस से ड्रैगन एग निकालता हूं। डिनर टाइम छोटे दोस्त। मैं उसे राक्षस की लाश के पास रख देता हूं। अंडा जैसे अचानक जीवित हो उठता है। जमीन पर फैला खून साफ दिखाई देने वाली गति से गायब होने लगता है। यहां तक कि राक्षस की लाश भी कुछ ही पलों में सूख कर सिकुड़ जाती है। अंडे पर एक छोटी सी लाइन उभरती है, हैचिंग प्रोग्रेस 2%। मेरा दिल उत्साह से तेजी से धड़कने लगता है। ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही है। मैं बेहद खुश हो जाता हूं। फिर मैं ड्रैगन एग को उस जगह रख देता हूं जहां दोनों गुटों की लड़ाई हुई थी। कुछ ही पलों में अंडा जमीन पर मौजूद खून की हर बूंद सोख लेता है। लाशों के पास कुछ छोटे लाइट ऑब्स उभरते हैं। मैं उन्हें जल्दी से स्कैन करता हूं। कुछ खास कीमती नहीं है। मैं सबको डायमेंशनल वॉल्ट में फेंक देता हूं। वापस जाने के बाद इन्हें सोर्स ब्लड में बदल दूंगा। ये हॉल सच में जैकपॉट है। सब खत्म करने के बाद मेरी नजर उस मोहक सक्यूबस ऑल्टर पर जाती है। तुम्हें स्टिमुलेशन चाहिए मेरी सुक्यूबस क्वीन? तो फिर आग और बर्फ का असली आकर्षण महसूस करो। मैं टाइगर बॉम्ब निकालता हूं और ऑल्टर पर रख देता हूं। वह जैड हैंड जैसे जीवित हो उठता है। बैंगनी रोशनी तेजी से मुझे घेर लेती है। इतना जबरदस्त स्टिमुलेट देने के बाद मुझे लगा था कि कम से कम लाल मिथिक लाइट तो जरूर आएगी, लेकिन सिर्फ बैंगनी रोशनी ही निकलती है। लगता है इस क्वीन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। बैंगनी ऊर्जा गायब होने के बजाय ऑल्टर पर जमा होने लगती है और इंसानी आकार लेने लगती है। धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरती है। मैं सहज रूप से अपना चाकू कसकर पकड़ लेता हूं, लेकिन जो सामने आता है वह एक बेहद खूबसूरत महिला होती है जिसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके सिर पर छोटे नाजुक दानवी सींग हैं और पीछे दिल के आकार वाली नोक वाली पूंछ धीरे धीरे हिल रही है। एक असली जीवित सक्यूबस। उसकी मदहोश कर देने वाली नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। मोर्टल, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका दूंगी। उसकी आवाज सुनते ही मेरा गला सूख जाता है। मेरे शरीर का खून ऐसी जगह दौड़ने लगता है जहां उसे नहीं दौड़ना चाहिए। हे भगवान, मैंने तो हिडन टीयर वाइफ अनलॉक कर ली, लेकिन जैसे ही माहौल में तनाव बढ़ता है, अचानक एक बिल्कुल बेमेल गूंजती आवाज सुनाई देती है। मेरे पास रखा ड्रैगन एक बुरी तरह कांपने लगता है। मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता कि उस काले अंडे से एक डरावनी और अकल्पनीय सक्शन फोर्स फूट पड़ती है। अभी अभी बनी सक्यूबस वहीं जम जाती है। उसे जैसे मौत का एहसास हो गया हो। वह सक्शन हर तर्क को नकार देती है और उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे ही वह अंडे को छूती है, उसका शरीर शुद्ध बैंगनी ऊर्जा में बदल जाता है और अंडा उसे पूरी तरह निगल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता हूं, दिमाग पूरी तरह खाली। अभी आखिर हुआ क्या? मेरी एपिक वाइफ कहां गई? जमीन पर पड़ा ड्रैगन एक ऐसे आवाज निकालता है जैसे संतुष्ट होकर डकार ली हो, फिर धीरे धीरे वापस मेरी बाहों में तैर कर आ जाता है। मैं कांपते हाथों से उसे पकड़ता हूं क्योंकि उस पर लिखा टेक्स्ट तेजी से बदल रहा है। हचिंग प्रोग्रेस 41%। सिर्फ एक एपिक ग्रेट सक्सुबस की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी। उसी समय मैं देखता हूं कि अंडे पर हल्की बैंगनी चमक आ गई है और उस पर छोटे दिल जैसे निशान उभर आए हैं। एक एबिसल ड्रैगन और उस पर छोटे दिल। अंडा बेचैनी से मुझसे सटने लगता है। मुझे समझ आ जाता है कि मेरी सक्यूबस वाइफ अब वापस नहीं आने वाली। मैं गुस्से में उसकी शेल पर उंगली से जोरदार चोट मारता हूं। बेहतर होगा कि तुम हैच होकर एक हॉट लड़की बनो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। धूसर रंग की बारिश शुरू हो जाती है। मैं जल्दी से पास की छत के नीचे छिप जाता हूं और कुछ ही सेकंड में लड़ाई के सारे निशान गायब हो जाते हैं। मैं दिमाग में पूरी लड़ाई दोबारा सोचने लगता हूं। उस औरत का बच निकलना मुझे परेशान कर रहा है। वह छाया में छिपे जहरीले सांप जैसी है। मैं फैसला करता हूं कि पास की 3 मंजिला इमारत में घुसकर उसका इंतजार करूंगा। अगर सरप्राइज किल सफल हो गया तो यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी समय ड्रैगन नेशन की राजधानी में मौजूद
अनोमाली अफेयर्स ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में सफेद कोट पहने एक रिसर्चर तेजी से अंदर घुसता है। जनरल, अच्छी खबर, हमने ग्रे रेन का रहस्य खोज लिया है। जनरल ली अविश्वास से उसकी तरफ देखता है। सब कुछ बताओ। प्रोफेसर कार्टर गहरी सांस लेता है। हमने बारिश में मौजूद एक अज्ञात एक्टिव सब्सटेंस का विश्लेषण किया है। यह इंसानी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अस्थायी रूप से सभी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को डिसेबल कर देता है। क्या? पूरा कमांड सेंटर सन्न रह जाता है। प्रोफेसर कार्टर बिना रुके बोलता जाता है। बारिश पूरी तरह खत्म होने के बाद ही एबिलिटीज वापस आती हैं। यानी रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई भी ताकतवर सैक्रिफाइसर अगर इस बारिश से भीग गया तो वह वापस एक सामान्य इंसान बन जाएगा। जनरल ली की आंखों में चमक आ जाती है। अगर यह सच है तो हम बारिश वाली रातों में उन सैक्रिफाइसर्स को पकड़ सकते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। प्रोफेसर कार्टर आगे जोड़ता है, बारिश को सीधे स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम इस एक्टिव सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कर लें तो सप्रेसेंट्स या हाई प्रेशर वाटर कैनन्स बना सकते हैं। अगर वे ये कर पाए तो यह उनके हाथों का सबसे घातक हथियार होगा। उधर अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर मैं उस औरत का इंतजार करते हुए फोरम्स स्क्रॉल कर रहा हूं। तभी एक पोस्ट चमकती है। चौंकाने वाला रहस्य, बारिश के दौरान बाहर मत जाना, तुम वापस मॉर्टल बन जाओगे। जैसे ही मैं पोस्ट खोलता हूं वह गायब हो चुकी होती है। मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि इसे जानबूझकर डिलीट किया गया है। अगर यह सच है तो वह पागल औरत बारिश में ब्लड मिस्ट बनकर भाग नहीं सकेगी। लेकिन तभी मेरे मन में बेचैनी उठती है। क्या इसका असर मुझ पर भी होगा? अगर मैं वापस मॉर्टल बन गया तो किसी का शिकार करना तो भूल ही जाओ। फिर मुझे क्रिम्सन थ्रोन से मिला सोर्स ब्लड याद आता है। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था परमानेंटली सॉलिडिफाइड, यानी यह कोई टेम्पररी बफ या इक्विपमेंट नहीं है, यह मेरी अपनी ताकत है। बारिश आर्मर छीन सकती है लेकिन मसल्स को खत्म नहीं कर सकती। डिमेंशनल वॉल्ट भी एक सील्ड स्पेस है, वह कंटैमिनेट नहीं होगा। और पॉकेट वॉच ऑफ फेट वॉल्ट के अंदर है, इसलिए मेरी परसेप्शन एबिलिटी भी बनी रहेगी। ग्रे रेन के नीचे जहां बाकी सब कमजोर हो जाएंगे, मेरी कमजोरी लगभग महसूस भी नहीं होगी। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस बारिश भरी रात का इकलौता भगवान मैं हूं? मेरा दिल उत्साह से फटने वाला होता है। मुझे इसे अभी टेस्ट करना होगा। मैं उस ग्रे रेन में खड़ा हूं जिससे बाकी सब डरते हैं, और मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जिसे मैं रोक भी नहीं पा रहा। यह बारिश सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिटा सकती है, लेकिन सोर्स ब्लड से मिले बॉडी एनहांसमेंट को छू तक नहीं सकती। जहां बाकी सभी एबिलिटी यूजर्स कमजोर होकर साधारण इंसान बन जाएंगे, वहीं इस बारिश भरी रात का अकेला भगवान सिर्फ मैं हूं। इसी बीच मेरी भयानक ताकत देख चुकी वह महिला अपनी ब्लड एस्केप एबिलिटी का इस्तेमाल करके किसी तरह अपने मैंशन वापस पहुंच चुकी है। उसे उस हालत में देखकर उसके ब्लैक सूट पहने आदमी घबरा जाते हैं। एक बूढ़ा बटलर तुरंत भागकर उसके पास आता है। मिस स्केलेट, आपको इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? बाकी लोग कहाँ हैं? स्केलेट की आंखें डर से भरी हुई हैं। वे सब मर चुके हैं। मैं खुद भी उस अजनबी के हाथों लगभग मारी गई थी। वह डरावनी हद तक ताकतवर है। वह तुरंत बटलर को स्केच आर्टिस्ट लाने का आदेश देती है। वह किसी भी कीमत पर मेरा चेहरा कागज पर उतरवाना चाहती है। उधर मैं जैसे ही वापस उस स्लॉटर हाउस में पहुंचता हूं, अपने इकट्ठा किए हुए सारे आइटम्स क्रिम्सन थ्रोन में डाल देता हूं। ग्रे रेन के नीचे इन आइटम्स का असर खत्म हो जाता है, इसलिए सब कुछ सोर्स ब्लड में बदलकर अपनी पर्सनल एनहांसमेंट बढ़ाना ज्यादा बेहतर है। सोर्स ब्लड की चारों बॉटल्स पीने के बाद मैं अंदर जाकर सीधे गिर पड़ता हूं। सुबह ठीक 5 बजे मेरी आंख खुलती है। मैंने पिछली रात ही फार्म ओनर से बात करके सब सेट कर लिया था। मुर्गियों की पहली खेप पहले ही पहुंच चुकी है। मैं एक बेरहम मशीन की तरह प्रोसेसिंग शुरू कर देता हूं। 500 मुर्गियां पूरी तरह कंज्यूम होने के बाद ड्रैगन एग की हैचिंग प्रोग्रेस सिर्फ 42.3% तक पहुंचती है। 500 मुर्गियों के बदले सिर्फ 1.3%। क्या यह चीज सचमुच पैसों को निगलने वाला राक्षस है? मैं तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला करता हूं। अल्टर्स के आने के बाद ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। फार्म ओनर परेशान है क्योंकि वह अपना लाइव स्टॉक बेच नहीं पा रहा। अगर मैं उसकी पोल्ट्री को जल्दी से हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदल दूं और वह खुद सेल्स चैनल संभाल ले तो मुझे सिर्फ प्रोसेसिंग फी लेनी होगी, जबकि ड्रैगन एग अपना हिस्सा अब्सॉर्ब करता रहेगा। यह बिल्कुल परफेक्ट तरीका है।
मैं तुरंत फार्म ओनर को फोन करता हूँ, अपनी योजना सीधे उसके सामने रख देता हूँ और वह तुरंत तैयार हो जाता है। उसी दोपहर बॉस वॉकर फिर 500 मुर्गियां लेकर आता है। वह तो अपने कॉम्पिटिटर्स की मुर्गियां भी लाने की बात करता है। मुझे पता है कि वह मिडिल मैन बनकर बीच का फायदा खाना चाहता है, लेकिन जब तक ड्रैगन एग हैच नहीं हो जाता, मैं चाहता हूं कि वह जितनी ज्यादा पोल्ट्री ला सके लाए। बॉस वॉकर के जाने के बाद फ्लैश मिल फिर से शुरू हो जाती है। इस बार मैं सुबह की तरह सिर्फ एफिशिएंसी के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर कट के एंगल और ताकत को कंट्रोल करने पर ध्यान देता हूं। ये एक अनोखी ट्रेनिंग है। मुझे साफ महसूस होता है कि मैं और मेरे हाथ का ब्लेड धीरे धीरे एक हो रहे हैं। ये लगातार दोहराया जाने वाला काम मेरी ताकत पर कंट्रोल को और धारदार बना रहा है। रात होते होते ड्रैगन एग की हैचिंग प्रोग्रेस 43.6% तक पहुंच जाती है। मैं अपना बैग कंधे पर डालता हूं और बाहर निकल पड़ता हूं। रात ऑफरिंग्स के लिए सबसे अच्छा समय है। शहर के दूसरे हिस्से में विवियन और उसका बॉयफ्रेंड डेमन नाइट बार पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात विंस नाम के आदमी से होती है। 5 लाख युआन की इंट्रोडक्शन फी देने के बाद विंस उन्हें एक रहस्यमयी लोकेशन देता है। कुछ ही देर बाद विवियन और डेमन गाड़ी में निकल जाते हैं। रास्ते भर डेमन अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। जैसे ही हम ब्लैक शैडो में शामिल होंगे, जो रिवरसाइड सिटी की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, इस शहर में कोई हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारा लूजर एक्स और बाकी सब निकम्मे लोग समझ जाएंगे कि हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए। विवियन की आंखों में भी उम्मीद की चमक उभरती है। वह लूजर शायद अभी कहीं मुश्किल से गुजारा कर रहा होगा और उसमें मुझे रोकने की हिम्मत थी। कई दिनों से एक मैसेज तक नहीं भेजा। उधर मैं ऑल्टर ढूंढते हुए रास्ते में अचानक छींक देता हूं। अभी अभी मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे लक से गुजरा था। उस ऑल्टर ने मुझे सिर्फ एक ब्लू ग्रेड आइटम दिया था, विंड रनर बूट्स। ये आइटम मूवमेंट स्पीड को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन बारिश वाली रात में यह पूरी तरह बेकार हो जाता है। वापस जाकर मैं इसे सबसे पहले क्रिम्सन थ्रोन को ऑफर करूंगा और देखूंगा कि यह किस ग्रेड का सोर्स ब्लड बनता है। लगभग रात 11 बजे मुझे एक छोटी नदी के पास कुछ चमकता दिखाई देता है। पास जाने पर मैं देखता हूं कि वहां एक अजीब ऑल्टर है, जिसके बाएं और दाएं हिस्से अलग अलग हैं। बाईं तरफ लाल रोशनी से चमकता हुआ एक फ्लेमिंग फिनिक्स खड़ा है और दाईं तरफ एक भारी पेरंग और निर्जीव रूलर तैर रहा है। मैं तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिव करता हूं। तभी मुझे पता चलता है कि दोनों ऑल्टर्स के बीच ऊर्जा की एक पतली डोरी जुड़ी हुई है। तो ट्विन ऑल्टर्स जैसी चीज सच में मौजूद है, लेकिन जितना ज्यादा मैं उन्हें देखता हूं, उतना ही बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि दोनों में से कोई भी साधारण नहीं है। फिनिक्स ऑल्टर 7766, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट 9 हेवंस इमॉर्टल रेल्म। सेलिना, स्वर्ग की घमंडी पुत्री, परेशानी में है। 3 साल पहले उसके फियांसे ब्लेज की कल्टीवेशन पीछे गिर गई थी। अब परिवार के एल्डर्स उस पर एंगेजमेंट तोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। वह दो रास्तों के बीच खड़ी है और समझ नहीं पा रही कि क्या करे। दाईं तरफ का ऑल्टर भी उतना ही असाधारण है। ऑल्टर नंबर 6677, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट 9 हेवंस इमॉर्टल रेल्म। ब्लेज कभी एक प्रतिभाशाली युवक था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन रहस्यमय तरीके से रुक गई। वह सम्मान से गिरकर सबकी नजरों में बेकार इंसान बन चुका है। वह खुद को बदलना चाहता है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। ये पढ़ते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। सेलिना और ब्लेज, मुझे पूरी कहानी का अंदाजा हो जाता है। पर्दे के पीछे बैठे पपेट मास्टर की तरह अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं सेलिना को एंगेजमेंट तोड़ने के लिए पुश नहीं करूंगा, तो ब्लेज शायद निराशा की गहराइयों में अपनी छिपी ताकत एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा और मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मुझे कहानी के मुताबिक सही समय पर आग भड़कानी होगी। सेलिना पूरी तरह निर्दयी नहीं है, लेकिन उसके परिवार का दबाव पहले ही उसके मन में अलग होने का बीज बो चुका है। तो फिर यह ब्रेकअप और भी क्रूर तरीके से होना चाहिए। ब्लेज को बिल्कुल किनारे तक धकेलना ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड देगा। मैं तुरंत पेन और पेपर निकालकर आग में घी डालना शुरू करता हूं। सेलेना, एक फीनिक्स आखिर स्पैरोज के साथ कैसे उड़ सकती है? कल्चरेशन का रास्ता निर्दयी होता है। अब वह तुम्हारे साथ कदम नहीं मिला सकता। शिखर तक पहुंचने के लिए पहले उन चीजों को काटना पड़ता है जो तुम्हें रोकती हैं। मैं वह पेपर फिनिक्स ऑल्टर पर रख देता हूं। ऑल्टर हल्का सक्शन पैदा करता है और पेपर गायब हो जाता है। अचानक ऑल्टर पर एक विजन स्क्रीन उभरती है।
सेलिना रोते हुए ब्लेज की एंगेजमेंट टोकन को सीने से लगाए बैठी है। उसके दरवाजे के बाहर फैमिली एल्डर्स की ठंडी आवाज गूंजती है। सेलिना, जिद करना बंद करो। एंसेस्टर्स ने फैसला कर लिया है। ब्लेज फैमिली अब नोलन फैमिली से रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं रही। वह जोर से अपना होंठ काटती है। तभी एक लाल फेदर खिड़की से अंदर उड़ता हुआ आता है और उसके हाथ पर गिरता है, जिसमें एक छोटा पेपर छिपा है। उस पर लिखी बात पढ़ते ही उसका शरीर कांप उठता है। वह धीरे से खुद से बुदबुदाती है, एक फीनिक्स एस्पेरोज के साथ कैसे उड़ सकती है? उसकी आंखों की उलझन गायब हो जाती है। उसकी फीनिक्स ब्लड लाइन उबलने लगती है। वह अपने हाथ में पकड़ा जैड पेडेंट तोड़ देती है और एल्डर के साथ बिना पीछे देखे ब्लेज हाउस होल्ड की तरफ चल पड़ती है। विजन खत्म होते ही मैं आधिकारिक रूप से इस ब्रेकअप का मास्टरमाइंड बन चुका हूं, लेकिन ऑल्टर पर कोई रिवॉर्ड नहीं आता। क्या सिस्टम चाहता है कि दोनों पक्षों का हिस्सा पहले पूरा हो? मैं अपनी नजर हैवी रूलर ऑल्टर की तरफ घुमाता हूं। फिर से पेन उठाकर दूसरा मैसेज लिखता हूं। समतल जमीन पर खड़ा बाघ झुकता नहीं, वह सिर्फ हवा के उठने का इंतजार करता है ताकि पहाड़ों और नदियों पर हंस सके। किस्मत ऊपर नीचे होती रहती है। कभी किसी गरीब युवक को कम मत समझो। ये लिखते ही मेरे अंदर गर्म खून का उबाल दौड़ जाता है। मैं वह नोट ऑल्टर पर दे मारता हूं। जोरदार धमाके के साथ इस बार कार्मिक विजन पहले से भी ज्यादा हिंसक तरीके से फूट पड़ती है। ब्लेज फैमिली हॉल के अंदर दम घोंट देने वाला माहौल छाया हुआ है। सेलिना का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है, यहां तक कि उसके पीछे खड़ा एल्डर भी सिर्फ तिरस्कार से भरा हुआ है। नोलन फैमिली आज से ब्लेज फैमिली के साथ अपनी एंगेजमेंट आधिकारिक रूप से तोड़ती है। एक मेंढक भी क्या हंस को पाने का सपना देख सकता है? हमारी होली मेडन के भविष्य को नीचे खींचने की कोशिश भी मत करना। भीड़ की हंसी और तानों से ब्लेज की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसके सीने में अपमान की आग उबलने लगती है। वह पास खड़ी सेलिना की तरफ देखता है और उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठती है। ठीक है, आज मैं ही तुम्हें डिवोर्स देता हूं। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा। इसके बाद ब्लेज पीछे वाले पहाड़ पर खड़ा होकर आसमान की तरफ दहाड़ता है। ठीक जब वह टूटने वाला होता है, मेरी इच्छा से भरी एक पर्ची हवा में तैरती हुई आती है और सीधे उसके चेहरे पर गिरती है। वह एक पल के लिए जम जाता है, फिर उसे खोलता है और उस पर लिखे बेहद नाटकीय शब्द उसकी आंखों में उतर जाते हैं। किस्मत बदलती रहती है। कभी किसी गरीब युवक को कम मत समझो। प्लेस का शरीर बुरी तरह कांप उठता है। उसके दिल की बुझती हुई आग अचानक फिर से भड़क उठती है। मेरी किस्मत मेरी अपनी है, स्वर्ग की नहीं। मैं ब्लेज कभी अंधेरे में नहीं डूबूंगा। जैसे ही उसका संकल्प अपने चरम पर पहुंचता है, उसके दाएं हाथ की काली अंगूठी तेज रोशनी से फट पड़ती है। उसके भीतर सदियों से सोई हुई एक औरा जाग उठती है। बच्चे, तुमने इन सालों में बहुत कष्ट झेले हैं। उसी पल बाहर विजन स्क्रीन छटक कर टूट जाती है। समय और स्थान को पार करती हुई ऊर्जा की एक भयंकर लहर ऑल्टर पर आ गिरती है। इस बार मिलने वाला रिवॉर्ड धरती हिला देने वाला होने वाला है। आखिर यह किस ग्रेड का होगा? मैं दोनों ऑल्टर्स को घूरता हूं। बाईं तरफ का फिनिक्स ऑल्टर अचानक आसमान तक जाती काली रोशनी के स्तंभ में फट पड़ता है। गुस्से और नफरत से भरी एक डरावनी ओरा चारों तरफ फैल जाती है। हे भगवान, ब्लैक लाइट! मैं तो गया। मैं तुरंत भागने के लिए मुड़ता हूं, लेकिन उसी क्षण दाईं तरफ का हैवी रूलर एल्टर भी फट पड़ता है। चमचमाती लाल रोशनी पूरे आसमान को रोशन कर देती है। मैं तुरंत रुक जाता हूं। रेड लाइट, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। दोनों ऑल्टर्स के रिवॉर्ड्स को देखकर मेरी खोपड़ी तक झंझना उठती है। एक तरफ आसमान छूती ब्लैक लाइट और दूसरी तरफ वह रेड लाइट जिसके लिए लोग पागल हो जाते हैं। मैं तुरंत फैसला कर लेता हूं। भागने के बजाय मैं सीधे हैवी रूलर ऑल्टर की तरफ दौड़ता हूं और लाल रोशनी के अंदर उभरे आइटम को झपट लेता हूं। एक ब्लैक मिस्ट से लिपटा डैगर। उसी समय मेरे पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। ब्लैक लाइट ऑल्टर से एक आकृति बाहर निकलती है। उसका चेहरा थोड़ा सेलेना जैसा है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन पूरी तरह पागलपन से भरी है और उसकी आवाज नफरत से टपक रही है। तुमने उसे मुझसे छीन लिया। मैं तुरंत आई ऑफ ट्रुथ एक्टिव करता हूं। सेलेनाज इनर डीमन रेथ। ग्रेड, ग्रेट एपिक। एक रिजेंटमेंट कैलेमिटी जो विकृत कर्म से जन्मी है। सेलेना के समान ब्लड लाइन साझा करती है। पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव और इंसेन। मैं तुरंत भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन रेत पलक झपकते ही मेरा पीछा कर लेती है।
एक भयानक ताकत मेरी छाती पर आकर टकराती है। मेरा शरीर स्टील जितना मजबूत होने के बावजूद मैं खून की उल्टी कर देता हूं। डर से मेरा दिल डूब जाता है। हे भगवान, मैं इससे लड़ूंगा कैसे? रेत तुरंत मेरे सामने आ जाती है। उसका सीधा मुक्का मेरी गर्दन की तरफ आता है। पॉकेट वॉच ऑफ फेट लगातार खतरे की चेतावनी दे रही है। मैं पीछे छलांग लगाकर वार से बचता हूं और साथ ही डैगर से पलटवार करता हूं। मुझे लगता है कि यह डैगर उसकी डिफेंस कभी नहीं भेद पाएगा, लेकिन ब्लेड बिना किसी रुकावट के अंदर घुस जाता है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। यह डैगर कोई मामूली चीज नहीं है। रेत दर्द से चीखती है और पीछे हट जाती है। पास आकर लड़ने से बचती है। फिर वह मेरी तरफ काली आग का गोला फेंकती है। मैं लुढ़क कर मुश्किल से उससे बचता हूं और तुरंत ऑफेंसिव होने की तैयारी करता हूं। अगर यह डैगर उसकी डिफेंस तोड़ सकता है तो उसे मारना असंभव नहीं। मैं आई ऑफ ट्रुथ एक्टिव करता हूं। रेत के पेट पर बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही है। वही उसकी कमजोरी है। मैं सीधा उसकी तरफ झपटता हूं और उसके पेट में वार करता हूं। रेत तुरंत ब्लॉक करती है और दूसरा हाथ मेरी तरफ झपटता है। मैं एक पल में डैगर का एंगल बदल देता हूं और उसके पेट पर गहरा चीरा लगा देता हूं, लेकिन उसके नुकीले पंजे मेरी बाईं बाह को बुरी तरह चीर देते हैं। उसके पेट पर चमकती रोशनी और मंद हो जाती है। फिर हम दोनों आमने सामने पागलों की तरह वारों का आदान प्रदान करने लगते हैं। मैं उसके पेट के घाव को और गहरा कर देता हूं, लेकिन खुद भी जोरदार प्रहार खाकर दूर जा गिरता हूं। जैसे तैसे उठते हुए मुझे लगता है कि मेरी रीढ़ अभी टूट जाएगी। रेत के पेट की रोशनी लगातार कमजोर हो रही है। वह दोनों हथेलियां जोड़ती है और अपने शरीर की सारी रिजेंटमेंट इकट्ठी कर लेती है। एक विशाल ब्लेड तुरंत बनता है और मेरी तरफ गिरता है। यही वह ओपनिंग है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं तुरंत टिकट टू एक्ट 4 बाहर फेंक देता हूं। रेत का विशाल ब्लेड उसी पल बिखर जाता है। उसके चेहरे पर उलझन और पछतावा उभर आता है। मैं पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता हूं और उसके पेट में बार बार डैगर घोंप देता हूं। आखिरकार उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। मेरा पूरा शरीर घावों से भरा हुआ है। मेरी बाईं बांह और पसलियां टूट चुकी हैं। फिर भी मैं ड्रैगन एग को नहीं भूलता। मैं उसे निकालता हूं और जमीन पर फैले काले खून को एब्जॉर्ब करने देता हूं। उसकी हैचिंग प्रोग्रेस तेजी से बढ़ती है और आखिर 49.6% पर जाकर रुकती है। उसी समय आई ऑफ ट्रुथ कुछ अजीब पकड़ता है। हवा में फैली रेजेंटमेंट गायब होने के बजाय पूरी की पूरी उस ब्लैक डैगर में समा रही है। तभी मुझे याद आता है कि मैंने अभी तक उसके प्रॉपर्टीज देखे ही नहीं। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिव करते ही डैगर की जानकारी सामने आ जाती है। सोल डैगर, बेसिक ग्रोथ प्रोग्रेस 97 पॉइंट्स, ग्रेड ग्रोथ टाइप मिथिक। ये सोल्स रिजेंटमेंट और फियर को निगलकर खुद को नरिश कर सकता है। वील्डर को मेंटल करप्शन के खिलाफ बेहद मजबूत रेजिस्टेंस मिलता है। मेरी आंखों में खुशी चमक उठती है। एक और मिथिक ग्रेड आइटम, और वह भी मेंटल अटैक्स के रेजिस्टेंस के साथ। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थी। सोर्स ब्लड मेरी स्टैट्स को डरावने स्तर तक बढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोई मुझे माइंड कंट्रोल करके सब्जी बना दे तो सबसे बड़ी ताकत भी बेकार हो जाएगी। ये डैगर ठीक उसी कमी को पूरा करता है। थोड़ा आराम करने के बाद मेरी कुछ ताकत वापस आती है। मैं फोन चेक करता हूँ। रात के 11:40 बज चुके हैं। मैं अपना टूटा फूटा शरीर घसीटते हुए स्लॉटर हाउस की तरफ लंगड़ाता हुआ चल पड़ता हूँ। उसी समय 3 ऑफ रोड व्हीकल्स तेज रफ्तार से इस लोकेशन की तरफ बढ़ रही हैं। पैसेंजर सीट पर बैठे कमांडर रायन का चेहरा बेहद गंभीर है। पिछले 2 दिनों ने उन्हें लगभग पागल कर दिया है। पहले सिटी सेंटर में वह डरावनी रेड लाइट, फिर अबैंडन्ड फैक्ट्री में गोल्डन लाइट, और अब वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक और रेड लाइट का स्तंभ फूट पड़ा है। इस बार उसे कुछ न कुछ सुराग जरूर ढूंढना है। लेकिन उसके बगल में बैठी एजेंट एमिली की आवाज कांप रही है। कमांडर, अगर हम मिडनाइट से पहले नहीं पहुंचे तो लड़ाई के सारे निशान और रेजिडुअल एनर्जी बारिश में धुल जाएंगे। जब कन्वॉय वहां पहुंचती है तो पूरा इलाका तबाही में बदला हुआ होता है। जमीन पर हर तरफ लड़ाई के स्पष्ट निशान फैले हैं। थोड़ी दूरी पर एक ऐसी लाश पड़ी है जो न पूरी इंसान है न पूरी दानव। रायन तुरंत अपनी टीम को एविडेंस इकट्ठा करने का आदेश देता है और एमिली को एनर्जी रीवाइंड इस्तेमाल करने का संकेत देता है। एमिली तेजी से आगे बढ़ती है।
दोनों हथेलियां जोड़ती है और आंखें बंद कर लेती है। हल्की नीली रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। ठीक जब उसकी आंखों के सामने विजन उभरने वाला होता है, अचानक उसका शरीर जोर से कांप उठता है। वह खून की उल्टी करती है और बेहोश होकर पीछे गिर पड़ती है। रायन चौंक जाता है और तुरंत एमिली को पकड़ लेता है। उसी समय आसमान से बिखरी हुई बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और बिजली की एक चमक आसमान को चीर देती है। मिडनाइट हो चुका है। ग्रे रेन एक बार फिर सारे सबूत धो डालती है। एल्टर और जमीन पर फैला खून सब गायब हो जाता है। सौभाग्य से तभी एक टीम मेंबर दौड़ता हुआ आता है। हमने खून की कुछ बूंदें इकट्ठी कर ली हैं। रायन दांत भींच लेता है। इसे तुरंत हेडक्वार्टर्स भेजो। सबको सूचना दो। आज रात सभी यूनिट्स पूरी तरह अलर्ट रहें। उधर मैं आखिरकार स्लॉटर हाउस वापस पहुंच जाता हूं। मेरी चोटों की वजह से लौटने में ही 2 घंटे से ज्यादा लग गए। सबसे पहले मैं विंड रनर बूट्स को क्रिम्सन थ्रोन पर ऑफर करता हूं। तुरंत सोर्स ब्लड की एक नई बॉटल प्रकट होती है। ग्रेट अनकमन एब्जॉर्ब करने पर ओवरऑल वाइटलिटी को काफी बढ़ाता है। परमानेंट एनहेंसमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस वाइटलिटी पढ़ते ही मैं थोड़ा उत्साहित हो जाता हूं और पूरी बॉटल एक ही घूंट में पी जाता हूं। मेरा शरीर पूरी तरह कांप उठता है। ताकत की एक उग्र लहर पूरे शरीर में दौड़ पड़ती है। मेरी हड्डियां और घाव पागलों की तरह रीजनरेट होने लगते हैं। ये अनकॉमन सोर्स ब्लड किसी अल्टीमेट लाइफ सेविंग एलिक्सर से कम नहीं। कुछ ही पलों में मेरे घावों पर पपड़ी जमने लगती है। मैं फिर सोल डैगर निकालता हूं। आज रात की लड़ाई ने मेरे और इस हथियार के बीच एक गहरा कनेक्शन बना दिया है। कल से मुझे लगातार मुर्गियां काटनी होंगी। अब से हर चिकन जिसे मैं मारूंगा वह मेरी स्ट्राइकिंग टेक्निक को शार्पन करेगा, ड्रैगन एग की प्रोग्रेस बढ़ाएगा और डैगर की ग्रोथ इंप्रूव करेगा। एक सच्चा 3 in 1 परफेक्ट साइकिल। अगली सुबह मैं पाता हूं कि मेरे घाव लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मैं 5 नई मैचेस निकालकर ऑफर करता हूं। सोर्स ब्लड की 4 बॉटल्स पीने के बाद मैं बॉस वॉकर को फोन करता हूं और कहता हूं कि उसके पास जितना स्टॉक है सब लेकर आए। थोड़ी ही देर में 1200 चिकन्स पहुंच जाते हैं। मैं सोल डैगर निकालता हूं और ट्रेनिंग शुरू कर देता हूं। पूरी सुबह प्रोसेसिंग करने के बाद सोल डैगर की ग्रोथ 197 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है। ड्रैगन एग भी एक और पॉइंट गेन करता है और आखिरकार उसकी हैचिंग प्रोग्रेस 54% तक पहुंच जाती है। ठीक उसी क्षण अंडा पहली बार हिलता है। शेल में एक छोटी सी दरार पड़ती है और उसके अंदर से एक फ्लफी टेल बाहर निकलती है, जिसकी नोक पर वही दिल जैसा आकार है। बिल्कुल वैसी ही पूंछ जैसी उस डिवावर्ड सक्यूबस की थी। अच्छा अच्छा, मेरे हाथों से पाले गए ड्रैगन एग के लायक ही है। बेहतर होगा कि तुम हैच होकर एक क्यूट लिटिल ड्रैगन गर्ल बनो। उसी समय स्कारलेट और उसका ग्रुप अबैंडन्ड स्टोरेज यार्ड पहुंचता है। उसके साथ चल रही महिला कोई और नहीं बल्कि विवियन है। अपनी पागलपन भरी किस्मत की वजह से विवियन अब अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक शैडो की कोर मेंबर बन चुकी है। अचानक विवियन थोड़ा उलझन में पूछती है, इतनी सुनसान जगह पर क्या वह मास्टर सच में यहां है? स्केलेट मुड़कर उसे बर्फ जैसी ठंडी नजर से घूरती है। सिर्फ लकी होने से यह मत समझो कि तुम कुछ भी बोल सकती हो। वह आदमी बेहद ताकतवर है। तुम्हारे जैसे कचरे को खत्म करने के लिए उसे सिर्फ एक उंगली चाहिए। अगर इन्फॉर्मेंट ने यह न बताया होता कि कल रात इस इलाके में रेड लाइट दिखी थी, तो मैं कभी वापस आने की हिम्मत नहीं करती। थोड़ी दूरी पर अधूरी इमारत की छत पर एक फिगर चुपचाप स्कारलेट के ग्रुप को देख रही है। ब्यूरो को रिपोर्ट, वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स के अबैंडन्ड स्टोरेज यार्ड में सस्पिशियस टारगेट स्पॉटेड। रिवरसाइड सिटी के अनॉमली अफेयर्स ब्यूरो के अंदर कमांडर रायन यह रिपोर्ट सुनता है। उसके गंभीर चेहरे पर आखिरकार राहत की हल्की झलक आती है। आखिर एक सुराग मिला। मिथिक ग्रेट ड्रैगन एग और सोल डैगर हासिल करने के बाद मैंने सिर्फ एक सुबह में 1000 चिकन्स प्रोसेस कर दिए। सोल डैगर और ड्रैगन एग दोनों की प्रोग्रेस तेजी से बढ़ी है। मेरा मूड बेहद अच्छा है और मैं फिर शहर में ऑफरिंग के मौके ढूंढने निकल पड़ता हूं। लेकिन जैसे ही मैं भीड़ भाड़ वाली पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में कदम रखता हूं, एक दिल दहला देने वाली चीख हवा को चीर देती है। एक मिडिल एज्ड आदमी खाली डिब्बा पकड़े रो रहा है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, मेरी बेटी मुझे पहचानती तक नहीं, अब जीने का क्या मतलब है? पास खड़ा सिक्योरिटी कैप्टन चिढ़े हुए अंदाज में बोलता है, तुम्हें लगा ये कोई विशिंग वेल है? जब तुम जुए की तरह सब दांव पर लगा रहे थे, तब अंजाम के बारे में नहीं सोचा?
आसपास खड़ी भीड़ बातें कर रही है। उनकी बातों से मुझे समझ आता है कि हुआ क्या है। उस आदमी ने अपना घर बेच दिया, एक जेड पेंडेंट खरीदा और आज की ऑफरिंग के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन ऑल्टर ने उसे बदले में सिर्फ एक बेकार लकड़ी की छड़ी दी। मैं उस ऑल्टर की तरफ देखता हूं जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका आकार अजीब है और वह सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। कोई हैरानी नहीं कि उस आदमी ने यहां सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं आई ऑफ ट्रुथ एक्टिव करता हूं। ऑल्टर नंबर 17626, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द गॉब्लिन्स अबैंडन्ड वॉल्ट। एक गॉब्लिन कलेक्टर जो सोने और जवाहरात से ऊब चुका है और अब दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल क्रिएशंस इकट्ठा करना चाहता है। यह पढ़ते ही मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जिस जेड थंब रिंग को खरीदने के लिए यह आदमी बर्बाद हो गया, उसे एक टेक ऑप्स सेट गोबलिन को ऑफर किया गया था। उसका अंत तो पहले से तय था। सिक्योरिटी कैप्टन अपने आदमियों को इशारा करता है कि उस आदमी को घसीट कर ले जाए। तभी भीड़ के बीच एक घमंडी आवाज गूंजती है, रुको। एक बेहद खूबसूरत और मोहक फिगर आगे बढ़ती है। वह और कोई नहीं, खुद विवियन है। वह गर्व से ठुड्डी उठाकर आसपास के लालची नजरों का आनंद लेती है, फिर मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखती है। अगर तुम मर गए तो सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो खोया है उसे वापस पाना चाहते हो? आदमी की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। हाँ, मैं चाहता हूं, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अगर रोज ऑफरिंग्स के लिए जुआ खेलने का मौका चाहिए तो मेरे साथ चलो। विवियन उंगलियां चटकाती है। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत उस आदमी को उठा लेते हैं। भीड़ हैरान रह जाती है। क्या ये खूबसूरत लड़की चैरिटी करने आई है? हमने तो हमेशा अमीर मर्दों को गरीब लड़कियों को रखते देखा था। ये तो उल्टा हो रहा है। भीड़ के किनारे खड़े दो गुंडे यह सुनकर हंस पड़ते हैं। तुम लोग समझे नहीं, इसे फार्मिंग कहते हैं। बहुत से लोगों के पास ऑफरिंग्स के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है और रोज सिर्फ लिमिटेड ऑफरिंग्स मिलती हैं। तभी इन फार्म्ड लूजर्स का इस्तेमाल होता है। ऑफरिंग से उन्हें जो भी मिलता है सब ऊपर वालों के पास जाता है। अगर अच्छी चीज निकल आए तो उन्हें शाही जिंदगी मिलती है, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो उन्हें पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है, आखिरी बूंद तक। इसलिए इन्हें ह्यूमन स्लॉट मशीन्स कहा जाता है। मैं ये सब साफ साफ सुन रहा हूं, लेकिन दूसरों की किस्मत से मुझे कोई मतलब नहीं। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगता हूं, पीछे से एक आवाज आती है, ए तुम रुको। मैं विवियन की आवाज पहचान लेता हूं, लेकिन जवाब नहीं देता। मैं चलता रहता हूं। रुको, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा, रुक जाओ। अगले ही पल कई ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स दौड़कर मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मुझे मजबूर होकर रुकना पड़ता है और धीरे धीरे पीछे मुड़ता हूं। विवियन के चेहरे पर विकृत संतोष भरी मुस्कान है। जब से वह ब्लैक शैडो, शहर की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है, उसकी लगातार ग्रीन लाइट्स ने उसे ग्रुप के अंदर स्टार बना दिया है। लेकिन मैं अब भी उसके दिल में फंसे कांटे की तरह मौजूद हूं। मेरे जैसा लूजर उसे ब्लॉक और डिलीट करने की हिम्मत कर गया था, और अब मैं खुद चलकर उसके सामने आ गया हूं। विवियन अपनी बाहें मोड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है और चेहरे पर ताना मारती मुस्कान लाती है। तुमने मुझे ब्लॉक किया और फिर खुद को रोक नहीं पाए। मुझे ढूंढने चले आए, अब पछता रहे हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भीड़ तुरंत हंसी और फुसफुसाहट से भर उठती है। ये जिगोलो कहां से आ गया? लगता है इसका एक्स है, बिल्कुल मेंढक की तरह जो हंस को पाने का सपना देख रहा हो। लेकिन मेरा पेट जोर जोर से भूख से गरज रहा है। इस वक्त मेरे पास विवियन के लिए रत्ती भर भी पेशेंस नहीं है। मेरी बेरुखी देखकर विवियन आखिरकार पूरी तरह भड़क जाती है, लेकिन फिर भी नाटक जारी रखती है। अचानक वह अपनी दाईं हाई हील उतार देती है और सबके सामने अपनी काली स्टॉकिंग भी खींचकर निकाल देती है। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम पर दया करूं? घुटनों पर गिरकर मेरे पैर की उंगलियां चाटो। मैं तुम्हें 20,000 युआन कुत्तों के खाने के पैसे की तरफ फेंक दूंगी। वह अपने बैग से नोटों की मोटी गट्टी निकालती है। भीड़ पागलों की तरह शोर मचाने लगती है। इस आदमी की तो लॉटरी लग गई। चाट ले, चाट ले। देवी इसे इनाम क्यों दे रही है? क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूं? तमाशबीनों की आवाजें मिलकर मुझे भूख से भरे सुस्त दिमाग से बाहर खींच लाती है। यह औरत आखिर बकवास क्या कर रही है? क्या ये बस मेरे खुले आसमान वाले खाने के ठेले तक पहुंचने में देरी नहीं कर रही? मुझे अब भी शांत देखकर विवियन आखिर चीख पड़ती है, अभी घुटनों पर बैठो। लेकिन जैसे ही उसके शब्द खत्म होते हैं, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे इलाके को शांत कर देती है।
विवियन का खूबसूरत चेहरा झटके से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। उसकी गोरी त्वचा पर लाल हाथ का निशान उभर आता है। फिर मैं उसे उल्टे हाथ से इतना जोरदार थप्पड़ मारता हूं कि वह सीधे जमीन पर जा गिरती है। विवियन अपना चेहरा पकड़कर अविश्वास में मुझे घूरती है। बॉडीगार्ड्स तुरंत मेरी तरफ टूट पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही भारी आवाजों के बाद वे दर्द से चीखते हुए उड़कर दूर जा गिरते हैं। मैं कांपती हुई विवियन के पास जाता हूं और उसे तिरस्कार भरी नजर से देखता हूं। तुम इस लायक भी नहीं। फिर बिना पीछे देखे वहां से चल देता हूं। पूरी भीड़ स्तब्ध खामोशी में मुझे जाते हुए देखती रह जाती है। उसी समय भीड़ में खड़ा एक आदमी जल्दी से अपना फोन निकालकर रिपोर्ट करता है। टारगेट पीकॉक अभी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर एक हिंसक झड़प में शामिल हुई है। स्कारलेट और विवियन के अबैंडन्ड स्टोरेज यार्ड में दिखाई देने के बाद से ही वे अनॉमली अफेयर्स ब्यूरो की निगरानी में थीं। पीकॉक विवियन का कोड नेम है और अंडरकवर स्काउट्स उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वह आदमी अपनी रिपोर्ट जारी रखता है। दूसरा व्यक्ति उसका एक्स बॉयफ्रेंड लगता है और उसके पास काफी खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स हैं। उसने बॉडीगार्ड्स को ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई खेल हो। अनॉमली अफेयर्स ब्यूरो के अंदर रायन ये रिपोर्ट सुनता है और बस इतना कहता है, समझ गया, मामूली झगड़ा है, लॉक करो और निगरानी जारी रखो। लेकिन पास में फाइल्स देख रही एमिली अचानक बोल उठती है, रुको। वह इन्फॉर्मेंट द्वारा भेजी गई तस्वीर को घूरती है। तस्वीर में मेरी फिगर धुंधली है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो उसे बेहद परिचित लगता है। रेयान तुरंत अपना काम रोक देता है और उसकी तरफ देखता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे पहले देखा है? लेकिन एमिली जितना भी याद करने की कोशिश करती है, उसे कुछ याद नहीं आता। शायद हाल के दिनों का दबाव उसके दिमाग पर असर डाल रहा है। रायन की आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। विवियन के एक्स बॉयफ्रेंड की जांच करो, उसके बारे में सब पता लगाओ। जिस तरह उसने बॉडीगार्ड्स को उड़ाया, उसे साफ है कि उसे अल्टर्स से कोई असली ताकत मिली है। उधर मैं अपने पुराने परिचित खुले खाने के ठेले की तरफ बढ़ता हूं। जगह हमेशा की तरह लोगों से भरी हुई और जिंदा लग रही है। मैं एक खाली सीट ढूंढकर अपने पसंदीदा खाने का ऑर्डर देता हूं। तभी लगभग 40 साल का एक मिडिल एज्ड आदमी मेरी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में एक लाल बैग है और वह शराब पीते लोगों की टेबलों के बीच रास्ता बनाता हुआ आगे आता है। थोड़ी देर बाद वह मेरी बगल वाली टेबल पर रुकता है, जहां कुछ आदमी ड्रिंकिंग गेम्स खेल रहे हैं। माफ कीजिएगा जेंटलमैन, मेरे पास एक आइटम है, क्या आप लोग इसे देख सकते हैं? ये आज मिला ब्लू ग्रेड आइटम है। ब्लू ग्रेड? आदमी तुरंत रुक जाते हैं। वह मिडिल एज्ड आदमी अपने बैग से एक ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन टी कप निकालता है। वे लोग उसे उत्सुकता से पकड़कर एक एक करके देखते हैं, यहां तक कि फ्लैशलाइट से भी जांचते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि वह टी कप आखिर करता क्या है। दाढ़ी वाला आदमी झुंझलाकर हाथ हिलाता है। सीधे बताओ ये क्या करता है और कितने में बेचोगे? मिडिल एज्ड आदमी होंठ काटते हुए 3 उंगलियां उठाता है। इसका फंक्शन अभी साफ नहीं है। दाढ़ी वाला आदमी अपना ड्रिंक उगल देता है। 30,000? पागल हो गए हो क्या? एक बेकार टी कप जिसके काम का पता तक नहीं, उसके 30,000? वह आदमी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत डांटकर चुप करा दिया जाता है। मैं अपनी सीट से यह सब देख रहा हूं। तभी आई ऑफ ट्रुथ अपने आप एक्टिव हो जाता है और उस साधारण दिखने वाले टी कप पर टिक जाता है। कप ऑफ स्टिलनेस, ग्रेट अनकॉमन, ग्रे रेन को होल्ड कर सकता है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मैं तेज सांस खींचता हूं। ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ग्रे रेन किसी भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी को खत्म कर सकती है, लेकिन सामान्य रूप से उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। इस कप के साथ मुझे बस स्टोर्ड ग्रे रेन किसी टॉप टियर एबिलिटी यूजर पर फेंकनी होगी और वह तुरंत खत्म हो जाएगा। मुझे यह अभी खरीदना ही होगा। यह सोचते ही मैं तुरंत मिडिल एज्ड आदमी को बुलाता हूं। वह जल्दी से मेरे पास आता है। बॉस, आप मेरा आइटम देखना चाहते हैं? यह सच में ब्लू ग्रेड आइटम है। पास वाली टेबल पर बैठा दाढ़ी वाला आदमी तुरंत मुझे चेतावनी देता है। युवा आदमी, बेवकूफ मत बनो। यह साफ साफ कौन आर्टिस्ट लगता है। असली ब्लू ग्रेड आइटम कुछ दसियों हजार में नहीं मिलता। मैं बस मुस्कुराकर सिर हिलाता हूं और उस आदमी को बैठने का इशारा करता हूं। वेटर, 2 और चिकन लेग्स और एक बड़ा बीफ चाउमीन लाओ। यह आदमी भूखा है, एक्स्ट्रा मीट डालना। मिडिल एज्ड आदमी अविश्वास से मुझे देखता रह जाता है। बॉस उसे भगाने के बजाय खाना खिला रहा है। ये लड़का देखने में तो सीधा सादा लगता है, कहीं सीक्रेटली मेरे किडनीज निकालने का प्लान तो नहीं बना रहा। जैसे ही गर्म खाना आता है, वह आदमी टूट पड़ता है।
उसके खाने के बाद मैं शांत स्वर में कहता हूं, मैं ये पोर्सलिन टी कप खरीदूंगा। उसका नाम डेविड है। वह पहले एक सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट था। उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसके इलाज में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मजबूरी में उसे यह पोर्सलिन टी कप बेचना पड़ रहा है। डील तय होने के बाद मैं डेविड को साथ लेकर कैश निकालने जाता हूं। रास्ते में डेविड पोर्सलिन कप को कसकर पकड़े हुए बेचैन दिखाई देता है। यंग मैन, क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है? ये सुनकर मेरे कदम धीमे हो जाते हैं। अंकल डेविड, मुझे इस कप पर भरोसा नहीं है। मुझे उस पिता की आत्मा पर भरोसा है जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ देने को तैयार है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज ट्रेजर नहीं है, वह रोशनी है जो अब भी आपकी आंखों में जल रही है। इतने समय से उसने सिर्फ ठंडी नजरें और मजाक ही झेले थे। मेरे शब्द उसके लिए धूप की गर्म किरणों जैसे हैं। यंग मैन, मैं तुम्हारी यह दया कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं जल्दी से कैश निकालता हूं। जब पूरे 30,000 युआन उसके हाथों में आते हैं तो डेविड आखिर टूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह घुटनों पर गिरने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे पकड़कर खड़ा कर देता हूं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद वह भीड़ में गायब हो जाता है। उसे जाते हुए देखकर मैं अपने क्रिम्सन थ्रोने के बारे में सोचने लगता हूं। उसे लगातार बड़ी मात्रा में जंक आइटम्स चाहिए ताकि वह सोर्स ब्लड बनाता रहे और मुझे लगातार मजबूत करता रहे। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो खास तौर पर उन जंक आइटम्स को खरीद कर इकट्ठा करे जिन्हें बाकी सब लोग बेकार समझकर ठुकरा देते हैं, और सबसे जरूरी बात, वह कम से कम कुछ समय तक मुझे धोखा न दे सके। डेविड अब से मेरे लिए काफी काम का साबित होगा। मैं फोन निकाल कर समय देखता हूं। शाम के 7:40 बज चुके हैं। ग्रे रेन आने में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। ऑफरिंग शुरू करने का समय हो गया, लेकिन तभी सामने वाले प्लाजा में अचानक हंगामा मच जाता है। चांद को क्या हो रहा है? आसमान में चमकता साफ चांद धीरे धीरे लाल रंग की परत से निगला जा रहा है। कुछ ही सेकंड में पूरा चांद खून जैसा लाल हो जाता है। मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। जिसने भी कभी गेम्स खेले हैं वह जानता है कि ब्लड मून का मतलब क्या होता है। पैड ओम्स, कर्सेस और कैटास्ट्रोफी। आखिर हो क्या रहा है? भीड़ में बेचैनी और डर फैलने लगता है। हर चेहरा उस डरावनी लाल रोशनी में नहाया हुआ है। मैं तुरंत फोन निकालकर फोरम खोलता हूं। पूरा फोरम ब्लड मून की चर्चाओं से भरा पड़ा है। हम खत्म हो गए। मुझे लग रहा है आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बोल्ड प्रेडिक्शन, ब्लड मून के दौरान अच्छे आइटम्स मिलने का चांस 2 गुना हो जाता है। तो आखिर ब्लड मून करता क्या है? मैं पास के एक ऑल्टर की तरफ देखता हूं। वह जंग लगे वेंडिंग मशीन जैसा दिखता है, लेकिन ब्लड मून की लाल रोशनी में बेहद डरावना लग रहा है। मैं तुरंत आई ऑफ ट्रुथ एक्टिव करता हूं। ऑल्टर नंबर 20247, कनेक्टेड कून ऑर्डिनेट मैकेनिकल वेस्टलैंड, एक वेंडिंग मशीन स्पिरिट जो वेस्टलैंड में भटकती रहती है और हर तरह की करेंसी इकट्ठा करती है। ब्लड मून इफेक्ट, रिमेनिंग ऑफरिंग्स 10। तभी एक गैम्बलर आगे बढ़ता है और अपना आखिरी कॉइन ऑल्टर में डाल देता है। कॉइन तुरंत गायब हो जाता है और रिमेनिंग ऑफरिंग्स की संख्या एक कम हो जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि रिवॉर्ड आइटम से कोई लाइट नहीं निकलती। वह पूरी तरह ब्लड मिस्ट में लिपटा हुआ है। चाहे कोई कितना भी पास खड़ा हो, कोई नहीं देख सकता कि अंदर क्या है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। ब्लड मून के दौरान अल्टर्स में लिमिटेड ऑफरिंग्स होती हैं और ऑफरिंग्स प्रोसेस अब रिवॉर्ड लाइट रिवील नहीं करता। सिर्फ ऑफरिंग करने वाला ही जानता है कि उसे क्या मिला। ये तो मेरे लिए स्वर्ग जैसा है। अब अगर मैं भीड़ के बीच 3 रेड लाइट्स भी निकालूं तो बाकी लोग समझेंगे कि मुझे कुछ खास नहीं मिला। मुझे जल्दी से जल्दी और ऑल्टर्स ढूंढने होंगे। मैं तेजी से 2 ऑफरिंग्स पूरी करता हूं, लेकिन नतीजे खास नहीं मिलते। एक ऑल्टर मुझे सिर्फ एक ब्लू ग्रेड लॉन्ग सोर्ड देता है। वह स्टील को मिट्टी की तरह काट सकती है और लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन मैं वह आदमी हूं जिसके पास पहले से मिथिक ग्रेड सोल डैगर है। यह तलवार तो क्रिम्सन थ्रोन के लिए बस एक स्नैक है। दूसरा ऑल्टर मुझे पर्पल ग्रेड पॉल्ट्रन देता है, पीस टर्थ पॉल्ट्रंस। इसे पहनने पर एक एक्टिव स्किल मिलती है जो थोड़ी देर के लिए बरसेकर जैसी ताकत देती है, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक कमजोरी रहती है। लगता है इसका अंत भी सोर्स ब्लड बनकर ही होगा। मैं सोचने लगता हूं कि एपिक ग्रेड सोर्स ब्लड का स्वाद कैसा होगा। आखिरकार एक सड़क के कोने पर मुझे एक और ऑल्टर दिखाई देता है। आई ऑफ ट्रूथ तुरंत एक्टिव हो जाता है। ऑल्टर नंबर 1050, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट
द लॉस्ट सी ऑफ स्टार्स, एक एंशिएंट स्टार गेजर जो कॉस्मोस के किनारे खो गया है। जिस रोशनी का पीछा उसने पूरी जिंदगी किया वह बुझ चुकी है। वह बस एक बार फिर उम्मीद की रोशनी देखना चाहता है। रिमेनिंग ऑफरिंग्स 7। ये रिक्वेस्ट पढ़ते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले मैच ऑफ होप आता है। लेकिन आज की सारी मैचेस मैं पहले ही क्रिम्सन थ्रोने को ऑफर कर चुका हूं, और साधारण मैच या लाइटर में वह होप वाला मतलब नहीं है। मैं अपनी सारी पॉकेट्स टटोलता हूं और सिर्फ एटीएम से निकली रिसीट मिलती है। डेविड के लिए यह कागज उसकी बेटी के जिंदा रहने की उम्मीद था, होप की आखिरी किरण। ये एक ऐसे इंसान का सबूत भी था जिसने किसी अनजान आदमी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। क्या ये खुद इंसानी दया की इटर्नल लाइट नहीं है? कोशिश करने में क्या जाता है, ये सोचकर मैं वह रिसीप्ट ऑल्टर के बीचों बीच रख देता हूं। तभी मेरे कानों में एक गहरी संतुष्ट सांस की आवाज गूंजती है। अगले ही पल ऑल्टर पर एक साधारण दिखने वाला 5 पॉइंटेड स्टार प्रकट होता है। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिव होता है। स्टार ऑफ होप, ग्रेड लेजेंडरी, वन टाइम कंज्यूमेबल। होल्डर की मौत होते ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। होल्डर के फ्लैश और सोल को रिस्टोर करके उसे फुल स्टेट में रिवाइव करता है। मेरी आंखें फैल जाती हैं। हे भगवान, ये तो रिवाइव टोकन है। ये किसी भी तर्क से परे अल्टीमेट लाइफ सेवर है। मैं तुरंत स्टार ऑफ होप को डायमेंशनल स्पेस में रख देता हूं और घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता हूं। रास्ते में फोरम स्क्रॉल करते हुए मुझे कुछ अजीब दिखता है। हमारे इलाके का एक पॉपुलर ऑल्टर रिपीटेड ऑफरिंग्स के बाद टूट गया है। पोस्ट में एक ब्लरी फोटो भी है। जो ऑल्टर पहले पूरी तरह सही था, अब सिर्फ टूटे हुए पत्थरों का ढेर बन चुका है। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। हे भगवान, ऑल्टर्स टूट भी सकते हैं। किसी ने कैलकुलेट किया है, लगता है 10 ऑफरिंग्स के बाद वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पुराने खत्म करो, नए बेहतर ऑल्टर्स आएंगे। लोग दो हिस्सों में बंटकर बहस कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह चुप है। लगता है हायर अप्स भी इस अचानक बदलाव से हिल चुके हैं। इससे साबित होता है कि ब्लड मून कोई मजाक नहीं है। अल्टर्स का टूटना ब्लेसिंग है या कर्स, ये अभी कोई नहीं जानता। मुझे अपने नए गियर को असली ताकत में बदलना होगा। वापस जाते हुए मैं कई ऐसे ऑल्टर्स देखता हूं जिनमें अभी तक कोई ऑफरिंग नहीं हुई। रिमेनिंग ऑफरिंग्स अब भी 10 हैं। सच में आउटस्कर्ट्स में लोग कम हैं। जैसे ही मैं स्लॉटर हाउस पहुंचता हूं, सबसे पहले ब्लू ग्रेड लॉन्ग स्वॉर्ड को क्रिम्सन थ्रोने पर ऑफर करता हूं। अनकॉमन सोर्स ब्लड पीने के बाद मैं एपिक ग्रेड पॉलिड्रन निकालता हूं। इस बार क्रिम्सन थ्रोने खुद हल्का कांप उठता है। फिर पर्पल सोर्स ब्लड की एक बॉटल प्रकट होती है। सोर्स ब्लड ग्रेड एपिक अब्जॉर्ब करने पर ओवरऑल वाइटलिटी को ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। मैं सिर पीछे झुकाकर पूरी बॉटल एक ही बार में पी जाता हूं। एपिक सोर्स ब्लड किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं। डरावनी ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर विस्फोट कर देती है। मेरी मसल्स भयावह तीव्रता से उभरती और रीशेप होने लगती हैं। तो यह है एपिक ग्रेट सोर्स ब्लड का एहसास। मुझे लगता है कि मैं अभी इसी वक्त बेसमेंट की दीवार में मुक्का मारकर छेद कर सकता हूं। मैं फोन देखता हूं। रात के 11:59 बज रहे हैं। मिडनाइट के बाद क्या होता है ये देखने के लिए मैं एक लाइव स्ट्रीम खोलता हूं। लाइव स्ट्रीम में एक आदमी खाने से बने ऑल्टर के सामने खड़ा है। मुझे लगा था ये फूड ऑल्टर मुझे क्रेसेई वगैरह देगा, लेकिन ब्लड मून आने के बाद बस इतना हुआ कि अल्टर गायब नहीं हुआ। वह अपना ऑफरिंग निकालकर सेक्रीफाइस करने ही वाला होता है कि ऑल्टर अचानक बुरी तरह कांपने लगता है। अगले ही पल उसमें से एक विशाल टेंटिकल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसका खून से भरा विशाल मुंह पूरी स्क्रीन को ढक लेता है। फिर लाइव स्ट्रीम अचानक ब्लैक हो जाती है। ऑडियो में सिर्फ डरावनी चबाने की आवाजें सुनाई देती हैं। लाइव चैट फट पड़ती है। अभी क्या हुआ? एक जायंट टेंटिकल मॉन्स्टर ऑल्टर से बाहर निकला। बेचारा स्ट्रीमर क्रेफिश चाहता था, खुद खा लिया गया। कुछ गड़बड़ है, मेरे बिल्डिंग के बाहर भी मॉन्स्टर्स हैं, और वे एक नहीं कई हैं। अथॉरिटीज कहां हैं? हेल्प भेजो। कुछ ही पलों बाद हर स्क्रीन पर ब्लड रेड अलर्ट चमक उठता है। ड्रैगन नेशन ऑफिशियल इमरजेंसी नोटिस। ब्लड मून के दौरान अल्टर्स म्यूटेट हो रहे हैं। सभी नागरिक बाहर न निकलें, सावधान रहें। शक्तिशाली सैक्रिफाइसर्स डिजास्टर रिस्पॉन्स में हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते अपनी पर्सनल सेफ्टी सुनिश्चित करें। यह पढ़ते ही मुझे आखिर सब समझ आ जाता है। ब्लड मून एक की है। हर वह ऑल्टर जिसे अगले दिन से पहले 10 ऑफरिंग्स नहीं मिलती, उसका दरवाजा इस की से अनलॉक हो जाता है। लेकिन उस दरवाजे के पीछे होप या गॉड्स नहीं होते। वहां सिर्फ वह कैलेमिटी होती है जो ऑल्टर के कून ऑर्डिनेट से जुड़ी है।
स्टार ऑफ होप और पॉकेट वॉच ऑफ फेट का असर महसूस करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है और ड्रैगन एग भी हैच होने के बेहद करीब है। ये कैलामिटीज उसके लिए खाना है। मैं तुरंत बाहर निकलकर हंटिंग शुरू करने का फैसला करता हूं। मैं बाहर कदम रखता हूं, तैयार कि आज रात कैलामिटीज का कत्ल करूंगा। जल्दी ही मुझे पास एक ऑल्टर दिखाई देता है जिसके बगल में ब्लड रेड क्लोक पहने एक औरत खड़ी है। आई ऑफ ट्रूथ तुरंत एक्टिव होता है। टविच, ग्रेट, कॉमन। जैसा मैंने सोचा था, पहली ब्लड मून के मॉन्स्टर्स सब लो ग्रेड हैं। मैं ठंडी हंसी हंसता हूं और चुपचाप उसके पीछे पहुंच जाता हूं। सोल डैगर ठंडी चमक के साथ वार करता है और मैं पीछे से उसका दिल भेद देता हूं। रात में एक चीख गूंज उठती है, विच काले खून के तालाब में बदल कर बिखर जाती है। उसी समय उसके पास का ऑल्टर भी फटकर टूट जाता है। मलबे के बीच एक छोटा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऑल्टर फ्रैगमेंट ऑल्टर्स के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे नहीं पता इसका क्या काम है, इसलिए मैं उसे डायमेंशनल वॉल्ट में फेंक देता हूं और ड्रैगन एग निकाल लेता हूं। अंडा तेजी से विच के खून की हर बूंद सोख लेता है। उसकी हैचिंग प्रोग्रेस 54% से बढ़कर 55.8% हो जाती है। हवा में बची ब्लैक मिस्ट भी सोल डैगर में समा जाती है। उसकी ग्रोथ प्रोग्रेस सीधे 214 तक पहुंच जाती है। यह तो चिक्सन्स काटने से कहीं ज्यादा बेहतर है। यह ब्लड मून तो एक हाई लेवल एक्सपी ग्राइंड बन गया है। मैं पूरी रात ग्राइंड करने वाला हूं। थोड़ी खोज के बाद मुझे दूसरा टारगेट मिल जाता है। जायंट ट्रैश बीस्ट, ग्रेड, कॉमन। एक पंच और लड़ाई खत्म। मैं एक और ऑल्टर फ्रैगमेंट उठा लेता हूं। जितना ज्यादा मैं मारता हूं उतना ज्यादा एक्साइटेड होता जाता हूं। कमजोर लोगों के लिए ब्लड मून डिजास्टर है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल उल्टा। ये कैलामिटीज और टूटे हुए ऑल्टर्स जीवन में एक बार मिलने वाले रिसोर्सेस हैं। तभी मेरी भौं हल्की उठती है। सामने एक क्रीचर दिखता है जो पूरे शरीर पर हड्डियों के स्पाइक्स लिए खुशी खुशी एक ऑल्टर को चबा रहा है। बोन डीमन, ग्रेड, एलीट। आखिर कुछ अलग मिला। एलीट ग्रेड का मतलब ग्रीन ग्रेड रिवॉर्ड्स। मैं उसे वन शॉट करने का फैसला करता हूं। मैं उड़ती हुई किक मारता हूं, लेकिन बोन डीमन अचानक मुड़ जाता है और उसके शरीर पर लाल रोशनी चमक उठती है। मेरी किक बस उसे 2-3 मीटर पीछे धकेल पाती है। कोई असली डैमेज नहीं। तो एलीट कैलामिटीज सिर्फ बेहतर स्टैट्स वाली नहीं होती, इनके मैकेनिक्स भी होते हैं। मैं फिर से हमला करने दौड़ पड़ता हूं। उसी समय एक अबैंडन्ड फैक्ट्री के अंदर एक भाई और बहन शिपिंग कंटेनर के पीछे कांपते हुए छिपे हैं। वे एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर के कारण फंस चुके हैं। वह क्रीचर लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। भाई आयरन रॉड कसकर पकड़ता है, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर सीधे उनके सामने आ जाता है। बिना एक पल गंवाए लड़का अपनी बहन को धक्का देकर दूर करता है और खुद मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। क्रीचर अपनी विशाल बोन ब्लेड उठाता है। उसकी बहन डर से देखती रह जाती है जब उसका भाई एक ही वार में बीच से 2 हिस्सों में कट जाता है। कहीं और बर्फीले पहाड़ पर काउंटलेस सोल्जर्स एक मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी गोलियां सिर्फ उसकी चमड़ी से टकराकर स्पार्क्स निकाल रही हैं। प्लेटून लीडर दहाड़ता है, अगर हम इसे हरा नहीं सकते तब भी लड़ना होगा। अगर यह चीज पहाड़ के नीचे पहुंच गई तो नीचे के सारे गांव खत्म हो जाएंगे। किसी और वेस्टलैंड में 5 लोगों की स्क्वाड पूरी तरह घायल है, लेकिन उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट चमक रही है। उन्होंने अभी अभी एक एलीट कैलेमिटी को हराया है। स्क्वाड कैप्टन 3 ऑल्टर फ्रैगमेंट्स उठाता है। हेडक्वार्टर्स इन चीजों पर रिसर्च करना चाहता है। उन्होंने इन्हें हाई प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर दिया है। आज रात हमें और जोर लगाना होगा। उसके बगल में खड़ी रेड हेयर्ड वुमन हंस पड़ती है। हमारी जैसी ताकतवर स्क्वाड को पूरी रात में सिर्फ 5 फ्रैगमेंट्स मिले हैं। गवर्नमेंट एलीट्स भी हमसे बेहतर नहीं कर सकते। हेडक्वार्टर सच में सोचता है कि ये फ्रैगमेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ मैं माथे का पसीना पोंछते हुए बड़बड़ाता हूं कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। बोन डीमन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन उसके शरीर से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। ड्रैगन एग की प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए पूरी तरह बेकार। क्या घटिया डील है। 3 ऑल्टर फ्रैगमेंट्स उठाने के बाद मैं फिर अंधेरे में गायब हो जाता हूं। अगर मैं और जोर लगाऊं तो शायद मेरी लिटिल ड्रैगन गर्ल आज रात ही हैच हो जाए। जब तक मैं पूरा इलाका साफ कर चुका होता हूं,
ड्रैगन एग हैच होने के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन इस जोन में अब एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा। मैं पूरी रात को दिमाग में दोहराता हूं, कॉमन कैलामिटीज तो मेरे सामने आते ही कुचल जाती थी, सिर्फ इलीट कैलामिटीज ही थोड़ी रेजिस्टेंस दे पाती थी। एक आयरन जायंट तो सोल डैगर के सामने भी श्रग ऑफ कर गया था, पूरी तरह स्लैशिंग और पियर्सिंग डैमेज से इम्यून। लेकिन उसका मैकेनिक समझते ही मैं हंस पड़ा और उसे मुक्कों से स्क्रैप में बदल दिया। एक इलीट नाइटमेयर भी था, उसका मैकेनिक इल्यूजन्स बनाना था। मैं खुद को एक लव होटल के अंदर पाता हूं और जैसे ही दरवाजा खोलता हूं, विवियन और उसका रिच बॉयफ्रेंड बीच हीटेड सीन में दिखाई देते हैं, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक स्लैश और दोनों अंडरवर्ल्ड के लवर्स बन गए। नाइटमेयर की पावर्स टूट गईं और मैंने उसे एक हाथ से कुचल दिया। तभी मुझे कुछ महसूस होता है। मैं आसमान की तरफ देखता हूं, चांद का लाल रंग तेजी से फीका पड़ रहा है। मैं फोन चेक करता हूं, सुबह के 4 बजे बज रहे हैं, तो ब्लड मून 4 बजे खत्म होती है। मैं ड्रैगन एग और सोल डैगर की प्रोग्रेस चेक करता हूं। ड्रैगन एग की हैचिंग प्रोग्रेस 82.8% पर पहुंच चुकी है और सोल डैगर की ग्रोथ 647 तक जा पहुंची है। अभी तक सोल डैगर ने मिथिक ग्रेड आइटम वाली कोई खास स्वैगर नहीं दिखाई। शायद ग्रोथ मैक्स होने के बाद ये इवॉल्व होगा। मैं अपने स्पेस में रखे 31 फ्रेगमेंट गिनता हूं और संतोष से सिर हिलाता हूं। अब घर जाकर सोने का समय है। स्लॉटर हाउस लौटकर मैं हमेशा की तरह मैचेस के बदले सोर्स ब्लड लेता हूं और बिस्तर पर गिर पड़ता हूं। लेकिन उस रात मुझे बेहद अजीब सपना आता है। मैं एक विशाल चींटी हूं जो सुरंग में भाग रही है और पीछे एक बड़ा फ्लैश ग्राइंडर मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं रुका तो वह मुझे अंदर खींच लेगा। आगे उस ग्राइंडर द्वारा कुचली गई लाशों का ढेर पड़ा है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। तभी एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजती है, सिर्फ इन्हें खाकर ही तुम जीवित रह सकते हो। मैं झटके से जाग जाता हूं। वह नाइटमेयर पूरी तरह पागलपन था, लेकिन उस सपने की भूख बिल्कुल असली लग रही थी। मैं समझ नहीं पाता ये सब क्या था। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद मैं आदत के मुताबिक फोन उठाकर फोरम खोलता हूं और अगले ही पल मेरा चेहरा बदल जाता है। पूरी स्क्रीन ब्लड रेड पोस्टर्स से भरी हुई है, कल रात के ब्लड मून इवेंट से भी ज्यादा हॉट। एक रात की ब्लड मून में अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए। कृपया मदद करो, मेरा पड़ोसी मर गया। मेरी पत्नी बुरी तरह रो रही है, मैं उसे कैसे शांत करूं? अब ऑल्टर देखते ही पीटीएसडी होने लगता है। हर सेक्शन वेल्स, कर्सेस और डार्क जोक्स से भरा पड़ा है, लेकिन जिसने मुझे सच में हिला दिया वह था ऊपर पिन किया गया चमकता लाल अनाउंसमेंट। ड्रैगन नेशन ऑफिशियल नोटिस नंबर 1, बदलती स्थिति से निपटने के लिए ऑफिशियल फोरम अब लाइव हो चुका है।